चल एक बार निकालिए जल्दी से, क्विक थोड़ा। कल कहाँ तक हुआ था पेज नंबर? अरे कहाँ हो सब? 145 25। चलो ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बचेगा उसको हम लोग कल कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है ना, अगर आज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो क्या मैंने बताया था, प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, माफ़ करने वाला भी नहीं बताया था ना? चलो ठीक है। तो क्या क्या था? पहले तो अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब बनने के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए पहला क्या था? सिटीजनशिप। कहाँ का होना चाहिए? कहाँ का? इंडियन होना चाहिए। दूसरा एज 25 35, तो एज हो गया 35। उसके बाद आपका सिटीजनशिप हो गया। फिर मैंने बोला था ओथ दिलाएगा किसको? सीजीआई। किसको दिलाएगा? प्रेसिडेंट को। और गवर्नर को? बोल लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ तक ठीक है, ये डायरेक्ट कट टू कट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ऑर्डिनेंस का जिक्र किया था मैंने कि जब सरकार नहीं रहता है तो प्रेसिडेंट ज़्यादा उसको पावरफुल हो जाएगा, अभी दिमाग में रखना। और वो जो भी ऑर्डिनेंस पास होगा वो क्या परमानेंट होगा? क्या होगा? वो टेम्पररी होगा। तो ये थोड़ा बात दिमाग में रखिएगा। परमानेंट करने के लिए कितने दिन का मिलेगा समय? 6 महीने 6 वीक। 6 महीने इसलिए क्योंकि 6 महीने में तो एक बार बैठेगी हाउस, ये नियम है। और 6 वीक्स एक्स्ट्रा दे दिया जाता है ताकि सर उतने दिन में भी आप कवर करा लीजिए। यहाँ तक ठीक है। अब आइएगा पेज नंबर 125 126 और 120, सुन लेना 126। और यहाँ से फिर कल जो मैंने टेबल बनाने के लिए बोला था, बना लियो टेबल जो कल दिया था बनाने के लिए, उस टेबल को पहले सेपरेटली बनाना है, आज बनाएंगे। ठीक है, आगे 126 पे। तो पहला है डिस्क्रिशनरी पावर। देखो ध्यान से, यहां से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब थोड़ा डेप्थ में जाएगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर का सिंपल मीनिंग है विचारशीलता, मतलब अपने आप अगर चाहे प्रेसिडेंट तो अपने आप क्या कर सकता है, और गवर्नर अपने आप खुद चाहे तो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। देखो पहली बात, एक बात समझ लो, सभी लोग सुन लो ध्यान से। प्रेसिडेंट जो है वो जीरो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास, वो खुद ब खुद कुछ भी नहीं कर सकता है। जबकि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो मन से कुछ चाहे तो कर सकता है। जैसे वो अपने मन से चाहे तो बिल को रख सकता है पास में, नहीं होती इधर बैठ जाइए। ठीक है, अब वापस समझिएगा। अब आते हैं तो उधर साइड का तो सब छोड़ ही देता है, इधर कॉर्नर वाला तो सब छोड़ ही देता है, बैठता ही नहीं है इधर, तो उसका तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उन सबको इधर कर देंगे। ठीक है ना? हाँ वो अभी तो लगातार 5 हो गया। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। चलो आ जाओ पेज नंबर, वहां पे देखो डिस्क्रिशनरी पावर में 2 चीज वहां लिखा होगा। पहला है एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर और दूसरा है एक तरीके से सिचुएशन डिस्क्रिशनरी पावर। देखो इधर ऐसा कोई पावर जो संविधान में लिखा हुआ है कि खुद से कर सकता है राष्ट्रपति, ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो है। गवर्नर के लिए लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है कुछ तो गवर्नर बिना पूछे प्रेसिडेंट से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो खुद अपना फैसला कर सकता है। जैसे मान लो पहला सिचुएशन, बिल को रखना है अपने पास ताकि वो प्रेसिडेंट से पूछ सके, तो क्या उसको किसी से पूछने की जरूरत है? नहीं। तो उसके पास संविधान में पावर दिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट को साहब ऐसा कुछ पावर नहीं है। प्रेसिडेंट सिर्फ वही करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करेंगे।
सुन पा रहे? तो सर दो चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो दो मिलेगा वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? दैट डिस्क्रिप्शन पावर विच इज रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा क्लियरली डिस्क्रिशनरी पावर इज गिवन। प्रेसिडेंट हैज एब्सोल्युटली जीरो डिस्क्रिशनरी पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रपति अपने मन से चाहे कुछ नहीं कर सकता है। समझ पा रहे मेरी बात? नीचे आइए जरा। अब सर बट गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर, लेकिन गवर्नर के पास है, और गवर्नर बहुत सारा कुछ कर सकता है अपने मन से। पहला, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, वो बिल को रख सकता है अपने पास कि हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे, दिखाएंगे, तब कुछ आगे बात बनेगी। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरा नीचे, गवर्नर हैज गिवन रिकमेंडेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल अंडर 356। गवर्नर जो है वो रिकमेंडेशंस अपने, जैसे प्रेसिडेंट के अंदर अगर 356 के अंदर, हालांकि डिटेल आ गया फिर भी आएगा, लेकिन वो रिकमेंडेशंस गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को भी दे सकता है कि साहब अभी 356 का रूल चल रहा है। 356 में क्या है? प्रेसिडेंट पावरफुल हो गया है, तो स्टेट में, अच्छा जब अगर इमरजेंसी लग जाएगा तो राज्य में पावरफुल कौन हो जाएगा? गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? तो मुख्यमंत्री का पावर हो गया खत्म, और गवर्नर हो गया ज्यादा पावरफुल। तो गवर्नर उस समय चाहे तो वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि साहब आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई नहीं है। प्रेसिडेंट कभी भी नहीं दे सकता रिकमेंडेशंस कि आप सर एक नया बिल ऐसा प्रस्तुत कर दीजिए, ऐसा नहीं दे सकता है। खैर नीचे आइए। थर्ड, गवर्नर हैज सम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया। गवर्नर को कभी कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दिया जाता है कि सर आप यहाँ के भी गवर्नर बन जाओ और वहां के भी बन जाओ, और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश के भी आप हो जाओ। तो ये गवर्नर के पास ऑप्शन है, प्रेसिडेंट के पास ऐसा नहीं होता है, वो तो खुद सेंटर हेड में है। तो उसको क्या बोलेगा कि आप प्रेसिडेंट हैं ही और जाके सिक्किम के भी बन जाइए वहाँ गवर्नर? अरे ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, वो तो खुद सेंटर का हेड है। तो सर ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है ये किसके लिए है? गवर्नर के लिए कि प्रेसिडेंट के लिए? गवर्नर के लिए। अरे कौन बोला है प्रेसिडेंट है? तो किसके लिए है? गवर्नर के लिए। अब जरा नीचे आओ। नेक्स्ट, गवर्नर कैन ऑल्सो यूज डिस्क्रिशनरी पावर ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आगे पढ़ाऊंगा मैं इसी के बाद, लेकिन दिमाग में रखना एंटी डिफेक्शन मतलब होता है दल बदलू, वही धोखेबाज। मतलब बीजेपी में था, अब बीजेपी में बदल के कहाँ चला गया, मान लो कांग्रेस में। तो ये जो दल बदलू है, ये दल बदलू को रोकने के लिए गवर्नर खुद से चाहे तो उस पर एक्शन ले सकता है, और प्रेसिडेंट से भी ये बातें बोल के सर गलत हो रहा है इसको कर सकते हैं। मतलब कि दो चीजें होंगी गवर्नर के पास। आप इधर सोच के देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक में ज्यादा पावर है कि प्रेसिडेंट के पास? गवर्नर के पास। विचारशीलता में, मतलब पावर इन द सेंस विचारशीलता में कि क्या क्या वो खुद से कर सकता है बिना किसी दूसरे के एडवाइस के। सुन पा रहे हो? अरे है ना? अब नेक्स्ट आना, और इधर राइट साइड में देखना, एक है सिचुएशन डिस्क्रिशन। कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें गवर्नर को ये फैसला लेना ही पड़ेगा कि क्या करें और क्या नहीं करें, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिचुएशन है, देखो, डिस्क्रिशन विच कम्स आउट ऑफ सिचुएशन। अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। तो क्या है? पहला, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैज सम पावर लाइक आफ्टर इलेक्शन इफ नो पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन कॉल दैट पॉलिटिकल पार्टी विच दे थिंक कैन बी मेड गवर्नमेंट। अब मान लो ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, ना तो बीजेपी को बहुमत मिला, ना ही किसी भी पार्टी को बहुमत मिला कि सरकार बनाया जा सके। और मैंने बोला सरकार बनाने के लिए एक आपको पर्टिकुलर उतना तय वोट चाहिए। मान लो अगर 245 में से अगर आपको सीट, नॉर्मल भी मान लो 545 में से मान लो आपको सीट चाहिए टोटल 273, अगर 273 किसी एक पार्टी को नहीं मिला तो सरकार तो किसी का नहीं बनेगा। उसमें नियम है, ऐसा नहीं है। देखो वोट दो तरीके से होता है, एक होता है क्या कि सर आप और हम खड़े थे, हमको ज्यादा वोट मिल गया, हम जीत गए। लेकिन एक दूसरा सरकार बनने के लिए क्या नियम है कि आपको इतना वोट चाहिए ही चाहिए, मतलब 273 आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 118 मिला है, दूसरे पार्टी को 110 मिला है, तो 118 जिसको मिला है क्या वो सरकार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो उसको कितना चाहिए? 273। तो 273 चाहिए अगर, तो मान लो ये किसी भी पार्टी को नहीं मिला, तब गवर्नर और प्रेसिडेंट बुलाता है। अच्छा कमाल का बात जानते हो आप, गवर्नर प्रेसिडेंट बुला के ये बोलता है कि सर देखो अपना देख लो आप कि और किसी से आप, मतलब संगठन और जो गठबंधन, जिसको मैंने कोलिशन में भी बोला था कि आप देख लो कि बन रहा है कि नहीं, ताकि किसी भी तरीके से मिल मिला के 273 पुरा लो। अच्छा बीजेपी ने गजब का कमाल किया, सर गवर्नर के पास एक पावर तो आ गया कि अगर राज्य में सरकार किसी का नहीं बन रहा है बहुमत के साथ तो वो किसी को भी बुला लेगी। मान लो बीजेपी को 110 आया सीट और कांग्रेस को आया 120, तो गवर्नर किसको बुलाएगा? अरे बोलो
120 वाले को कि सर आप आओ और देखो जरा मिल के कि कहीं हो जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि कर्नाटका में गवर्नर ने बीजेपी को बुला लिया, जबकि बीजेपी को सीट बहुत कम थी। सर सोचो, मतलब तो गवर्नर अपने इस पावर को मिसयूज भी, मतलब जिसको कम सीट है उसको बुला रहा है गवर्नर की आइए और सरकार बनाइए। कांग्रेस हल्ला हंगामा कर दिया, ये क्या चल रहा है, नोटंकी ये वो। तो फिर बाद में हालांकि उसको वापस कर दिया गया, लेकिन हाँ इस पावर को एक गवर्नर ने बता दिया कि मिसयूज भी किया जा सकता है बॉस। और ये अभी देखो हल्ला हुल्ला, नीचे आओ नेक्स्ट वहीं पे, वाई दिस पावर टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, नहीं पेज नंबर सीधा आ जाइएगा 127 पे ही। Sometimes the situation discretion is led to abuse. For example, few years ago in Karnataka, in spite of BJP has not highest seat, but governor called them for forming government. सर गवर्नर ने बुला लिया बीजेपी को मजे मजे में, और ये इन्हीं की वजह से हुआ होगा। अब वो बोल दिए जैसी नॉर्मल कि बस हो गया, अब पावर में थे घुमा लिया। अब सर आ गए यहाँ पे, लेकिन बाद में उधर कांग्रेस ने बहुत चिल्लाया, कांग्रेस के चिल्लाने के बाद तब फिर जाके मामला शांत हुआ। फिर गवर्नर ने बोला अच्छा ठीक है आप ही लोग को हम बुलाएंगे, ठीक है ना। अब जरा नीचे आ जाओ। एक और बात, बीजेपी इतना दिमाग लगाता है कि मतलब उसका हद हिसाब नहीं है। देखो क्या किया इसने, हर जगह जहां जहां पे बीजेपी की सरकार मान लो नहीं है, क्या सुन पा रहे हो, जोर से बोला यस और नो, समझना। मान लो कोई ऐसे राज्य में गए जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, कौन सा कोई राज्य ऐसा बताओ जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है। दिल्ली भी मान लो, अच्छा राजस्थान मान लो, राजस्थान, अभी मैं राजस्थान का लेता हूँ। क्यों राजस्थान का लेने के पीछे कारण है क्योंकि कुछ लोग सचिन पायलट की वजह से नाम जान गए, और वहां के सीएम का नाम क्या है, अशोक गहलोत। तो सर कहाँ के हैं वो, कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के, कांग्रेस के हैं। तो राजस्थान में सरकार है किसकी, कांग्रेस की। अच्छा कमाल की बात देखो, गवर्नर है वहां बीजेपी, गवर्नर कहाँ का है, और बीजेपी ने ऐसे उन सारी जगहों पे जहां जहां पे दूसरे सरकार है, दूसरे किसी की सरकार है, वहां गवर्नर अपना बना दिया है। अब देखो मैंने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करता है ना गवर्नर को। ये बोला कि सरकार हमारा नहीं है ना, बट सरकार में जो कुछ होगा, और गवर्नर क्या है सर, गवर्नर इज एन आई एंड ईयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंख और एकदम कान है बिल्कुल किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो राज्य में जो भी कुछ होगा गवर्नर सीधा कहां पहुंचा देगा। और एक जगह नहीं हुआ है, हर जगह बीजेपी ने हर जगह तमाशा किया, एक जगह नहीं। और आधा से ज्यादा इसलिए भी परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं, सरकार हमारा है, लेकिन सारा कुछ जो डिस्कशन होगा तो गवर्नर के बिना तो पास वैसे भी आप कुछ कराओगे नहीं, और गवर्नर को बताना पड़ेगा, और गवर्नर सीधा फोन उठाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हेलो अब ये बता देंगे अपना काम। खैर आइएगा नेक्स्ट पेज पे 127, पार्डनिंग पावर्स, गुनाह माफ करने का। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, नॉर्मल दो चीज बताया सर। सबसे फर्स्ट ये बताया है कि विचारशीलता किसके पास ज्यादा है, प्रेसिडेंट के पास कि गवर्नर के पास, गवर्नर के पास। और संवैधानिक विचारशीलता, संविधान में लिखा हुआ है कि गवर्नर के पास इतना विचारशीलता पावर होगा, और जबकि जीरो विचारशीलता पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। वो खुद से कुछ करना चाहे तो कर नहीं सकता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस पे ही कुछ करना पड़ेगा। अब माफी का पेज नंबर 127 पे आओ। अच्छा माफी में कमाल की बात ये है कि LEJ 3 लोग हैं। अच्छा सोच के देखो आप, इधर ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ये LEJ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों में आप एक ईमानदारी सोच के बताओ, इन तीनों में तीनों से गलती हो सकती है कुछ भी, है ना। अगर ये जब तीनों से गलती हो सकती है तो फिर सजा देने, ये खुद जुडिशियरी भी है लेकिन इससे भी गलती होती है, और एग्जीक्यूटिव से भी होगी, लेजिस्लेटिव से भी होगी। तो सर सजा फिर इन लोगों को कौन देगा, मेरी बात समझ में आ रही है, गवर्नमेंट। अब दो चीजें है, कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो इन तीनों से अलग हो और जो सिर्फ देश का सोचे। तो देश का कौन सोचता है, प्रेसिडेंट। अब सर प्रेसिडेंट हो गया, उसी तरह राज्य में अगर इन तीनों से फिर गलती होता है तो फिर कौन बचा, गवर्नर। तो सर ये जो है ना गजब का कॉम्बिनेशन बनाया गया। अगर आप सोच के देखो कि सिर्फ इन्हीं के पास अगर रहता, तो इंटरव्यू में बार बार आपको घुमाते हैं कि क्या जुडिशियरी के पास ही सिर्फ पावर है कि वो सजा दे सकता है, या सुनो ये नहीं है पॉसिबल। क्योंकि अगर सिर्फ जुडिशियरी के पास रहेगा तो जुडिशियरी अगर खुद गलत करेगा तो फिर कहां जाओगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसलिए क्या बचे, प्रेसिडेंट। अब जरा नीचे आओ और समझना, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास मैंने एक चीज वहां लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नीचे समझना। प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ सेंटेंसिंग। अगर आपको सजा हुई है बहुत सालों की तो प्रेसिडेंट या गवर्नर ये बोलेगा, सुनना इधर, कि सर आपको 6 महीने की मिली थी, चलो कोई बात नहीं 2 महीना और कम कर देते हैं, 4 महीने काट के चले जाना, ठीक।
दूसरा एक्विट, वहां पे एक वर्ड है जिसमें एक्विट कर दिया, सेंड द पर्सन टू होम। एक्विट मतलब होता है सडनली आप गए और वहां पे गए और बोले कि हुजूर हम ज्यादा कुछ किए नहीं है, बस हमको ऐसे निर्दोष कर दिया है। गवर्नर और प्रेसिडेंट बोला ठीक है घर जा, उसको डायरेक्ट घर भेज दिया, कोई बिना कुछ नहीं, उसके पास पावर है। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोल सकते हैं क्या? अब जरा नीचे आ जाओ, थर्ड एक और आपको मिलेगा, रेगर सजा है हर दिन। अगर मान लो बोला गया कि हर दिन आपको 100 कोड़े पड़ेंगे, तो इसमें भी प्रेसिडेंट और गवर्नर आके बोल सकता है कोई बात नहीं 100 कोड़ा में मर जाएगा तो चलो ठीक है 85 कोड़ा मारना। तीन चीज। अब जरा नीचे आओ कि LQ लिखा होगा, जिसको मैं जनरली LQ को 3L से आप समझ लो, सब उसी में नीचे एक है लेट गो। 3L का मतलब एक है क्या? लेट गो। दूसरा बताओ, लाइटर दी पनिशमेंट। और तीसरा लेसर दी पनिशमेंट। ये तीनों का LL का मीनिंग क्या है? पहला है कि लेट गो, मतलब सीधा बोला कि जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बोला? पनिशमेंट को हल्का कर दिया, ठीक है, मतलब 100 कोड़े की जगह पे कितने कोड़े? 50। और बोला लेसर दी पनिशमेंट, तो 6 महीने का था, क्या बोल दिया? 2 महीने ही रह जाना। सुन पा रहे हो? अच्छा एक अभी रुक जाओ, अभी फांसी भी बताया क्या हूं, अभी आएगा फांसी। अब ये 3 चीज हो गया। यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों है कि एक ही है? अच्छा ये काम तीनों कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास है, लेकिन सिर्फ मैंने कल ही बताया था वो फांसी वाला, चूंकि आम आदमी में फेमस है कि फांसी तो एक ही आदमी बचाएगा, कौन? राष्ट्रपति। तो आम आदमी में पहले ही खबर फैला हुआ है। तो सर फांसी का ये तीनों कॉमन पावर है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये तीनों कॉमन पावर है जो गवर्नर भी कर सकता है और प्रेसिडेंट भी। लेकिन जब बात फांसी की आएगी तो सर सिर्फ एक ही के पास जाना पड़ेगा, रामनाथ कुरैशी रामनाथ कोविंद के पास, मतलब कि प्रेसिडेंट के पास। आइए जरा नीचे, एक वहां पे टर्म है प्लिया बार्गेनिंग। ये प्लिया बार्गेनिंग आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। प्लिया बार्गेनिंग का एक ही मिलेगा, जैसे मैंने अपना सजा मान लीजिए कबूल किया तो आप मेरी सजा कम कर दीजिए। जैसे मान लो कोई आदमी नहीं है कि सर गर्दन काट के अपनी पत्नी का और चला गया हो कोर्ट में और जाके बोल रहा है कि सर हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो देखो ये बात तो सही है कि गर्दन काटना तो खैर पाप है, लेकिन एक दूसरा ऐसा सोचो कि एक आदमी था, अच्छा जो मूवी में दिखाता है, मूवी में नहीं दिखाता है, गुंडा को मार दिया और मार के जाके ऐसे हाथ सामने फैला देता है कि ये लीजिए हुजूर हम आपके कस्टडी में अवेलेबल हैं, तो बोलता है ठीक है इसका सजा या तो माफ कर दो या 1 साल की जगह पे है तो 6 महीना कर दो। सुन पा रहे हो? तो ऐसा टर्म प्लिया बार्गेनिंग मतलब होता है कि जब खुद से कोई आदमी आत्मसमर्पण करे तो उसकी सजा अगर कम कर दी गई हो, उससे क्या बोलते हैं? क्या? प्लिया बार्गेनिंग, ठीक है। और ये आपको अभी टर्म पहचान करेगा। तो मैंने 2-3 बातें बताई कि सर 3L लेट गो घर जाने के लिए दे सकता है, लेसर दी पनिशमेंट 6 से 2 महीना, और लाइटर दी पनिशमेंट अगर 100 कोड़े की जगह पे 50 कोड़े, यहां तक ठीक। उसके बाद प्लिया बार्गेनिंग मतलब क्या कि सर आपने आत्मसमर्पण किया, आपको सीधा बोल दिया गया ठीक है आप में सजा कम हो जाएगी। नीचे आओ और समझना, पार्डनिंग में 2 चीज दिखा होगा, एक तरफ प्रेसिडेंट दूसरे तरफ गवर्नर। देख पा रहे हैं? मैंने समझा दिया, बट देख लो। प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑन सेंटर लॉज, दैट इज इफ आर्मी कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। मैंने बोला जितना भी जल थल वायु सब सेना का हेड कौन है? कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। अच्छा कमाल की बात है कि आर्मी में जैसे किसी को मान लो कोर्ट कर दिया गया या किसी को भी सजा दे दी गई, तो आर्मी का अपना डिफेंस वहां से सजा मिल गई है, तो वो सिर्फ एक ही आदमी के पास बचा है जिसके पास वो जा सकता है, कौन? प्रेसिडेंट। दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। अच्छा कमाल की बात यह है कि अगर आर्मी के लोगों को अगर सजा कम करने या देने की बारी अगर लेजिस्लेचर के पास होती, प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों के पास, समझ रहे हो, आप खा जाते हैं आर्मी को लोगों को। और डिफेंस का जो चीज है ना वो डिफेंस का अलग है, इसलिए क्यों वर्ड यूज होता है सिविल और दूसरा डिफेंस। सिविल मतलब क्या? हम लोग डिफेंस का एक अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है सर, और डिफेंस अगर कभी भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ जाए तो बहुत डेंजरस है वो जब चाहे तब उसको मोल्ड कर सकता है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट की तरफ रखा गया है। क्यों? इंदिरा गांधी जब परमिशन मांग रही थी कि सर चर्च में जो गुरुद्वारा में जाने के लिए आप ये परमिशन दीजिए कि जूता जो है वो खोल के सैनिक ना जाए बल्कि जूता पहन कर जाएं, तो वो परमिशन उनको लेने के लिए रात में प्रेसिडेंट के पास घूमना पड़ा, इतना सब दांव पेच करना पड़ा। आप सोच के देखो अगर ये पावर पीएम के पास होता, आपको लगता है कितना जल्दी वो डिसीजन हो जाता। और सर आर्मी एक ऐसा चीज है जो बहुत सेंसिटिव है, जहां से सिविल वार होना तय है। ठीक है, बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, जगह बना के रखा करिए आप लोग, ठीक है।
सेंटर में आएंगे या फिर इंटर में? सेंटर मतलब अच्छा रुक जाओ बताते हैं, जैसे यूपीएससी सेंटर पर रुक जाओ। ठीक है, तो अब 2-3 चीज समझना ध्यान से। नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट समझिए, देखिए ये जो नॉर्मल है, जितने भी सब सेना है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि जितने सारे आर्मी हो गया, चाहे नेवी हो गया, चाहे आपका एयरफोर्स हो गया, ये तीनों सेंटर के अकॉर्डिंग चलते हैं कि स्टेट के अकॉर्डिंग? सर ये कभी भी स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। ये जब भी ये देश की सिक्योरिटी की बात है, ये ऐसा नहीं कि एयरफोर्स को कमांड गवर्नर करना शुरू कर दिया कि आ जाओ भैया उड़ा के लेके आ जाओ। हमेशा सेंटर ही है। क्यों? क्योंकि देश का सोवरेनिटी क्या बोला जाता है कि जब भी अगर किसी देश पे आंच आएगा तो सर वहां पे अगर आप क्या बोलोगे, राज्य पे आंच आ रहा है सेंटर पे। हमारा तो ऑलरेडी सेंटर ग्रेटर देन क्या है, स्टेट्स। तो जो भी आर्म फोर्सेज होगा वो कहाँ का होगा, सेंटर का। और सर डिफेंस का कोर्ट अलग होता है। अब मैंने एक लाइन नीचे लिखा है डेथ पेनाल्टी। अगर डेथ पेनाल्टी दे दिया गया है तो सिर्फ एक ही लोग माफ कर सकता है, कौन? प्रेसिडेंट। इसके अलावा और कोई माई बाप नहीं है माफ करने वाले। जरा राइट साइड में आइएगा, गवर्नर। गवर्नर कैन पार्डन ऑन स्टेट लॉज ओनली। देखो प्रेसिडेंट सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंग माफी या दो भी देगा, और गवर्नर किसके अकॉर्डिंग देगा, स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग। वो गवर्नर ऐसा नहीं है कि बैठ के बोला कि आज प्रेसिडेंट साहब घूमने गए हैं तो हम ही सेंटर के बेसिस पर चलो बांट देते हैं। नहीं होता ऐसे। जैसे कि स्कूल में होता है, पढ़ा रहे हो तो बोलो कि अच्छा आज नहीं है भैया, आज नहीं है, चलो आज हम ही पढ़ा देते हैं। जनरली गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, आप देखोगे किसी को भी उठा के बोलते हैं पढ़ा देने के लिए। मैंने देखा है चीज, नहीं है भैया नहीं है, चाचा नहीं है, तो चलो कोई तो अच्छा घूम, अरे चल तू 2 मिनट तू ये रह जाए, तू नहीं तो कुछ कखा ग 7वां क्लास में कखा ग पढ़ा रहा है, ये बताओ पहले। अब सर ये जो है ये गलत बात है। नीचे आइए, जिनका स्कूल नजदीक होता है वो लोग भी थोड़े काम करते हैं। गवर्नर कांट पार्डन डेथ पेनाल्टी बिकॉज जिससे, अच्छा गवर्नर आपको लगता है, सोच के देखो कि डेथ पेनाल्टी माफ कर सकता है, नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 कारण है। फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल रह जाएगा, और दूसरा अगर गवर्नर ही सब कुछ करे तो जो स्टेट में सीएम है तो फिर सीएम का क्या काम रह जाएगा। और इनफैक्ट गवर्नर खुद अपॉइंटेड है। मजे मजे में बोला क्या है कि हमको जो है प्रेसिडेंट साहब हमको बिठाए हैं, तो सारा फैसला प्रेसिडेंट की जगह पे कौन लेंगे, हम। अगर ऐसा हो जाए तो वही वाली बात हो गई ना कि सर जिस गांव में अगर मान लो मुखिया है, तो मुखिया हस्बैंड नहीं है, मुखिया कौन है, पत्नी। तो नाम लिखा रहता है मुखिया पति। एक सर देख रहे हो, पति का पहचान भी किससे है, पत्नी से। और तब भी कहेगा लोग कि हम हैं। तो सर मुखिया की पत्नी के मुखिया का पति, वो लिखते जाओ अलग। अच्छा कहीं आप मुखिया की पत्नी लिखा हुआ जल्दी नहीं देखोगे। मेरी बात समझ में आ रही हो, आपको मुखिया पति मिलेगा, मुखिया पत्नी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी और वाइफ लोगों को जिन्हें लगता है लड़कियों को, अरे हम क्या ही करेंगे पहचान बनाए, आप पहचान बनाइए, वो ज्यादा थोड़ा होता है। और मर्द को यहाँ से रहता है हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, मूछ पे ताव होना चाहिए। अब मूछ पे ताव क्या होगा? मूछ पे ताव क्या होता है, तो मूछ पे ताव के नीचे क्या लिखा रहता है, मुखिया पति। तो इससे उनका ताव बन जाता है। खैर आइए नीचे, पेज नंबर उसी पर रहिएगा और थोड़ा नीचे देख लीजिए। हाई कोर्ट कंफर्म करती है उसको डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए नहीं। देखो इधर अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया जो बहुत बड़ा पावर है, और स्टेट में ही वो कांड हो गया है एक राज्य में, और वहां का गवर्नर ने बोल रहा है कि डेथ पेनाल्टी तो इसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नर को ये लग गया कि जो सजा जो कांड इसने किया वो बहुत बड़ा है। तो क्या आपको लगता है डायरेक्ट सुना देगा गवर्नर, या फिर वो सीधा प्रेसिडेंट या ज्यूरिसडिक्शन के पास भेजेगा? तो हाई कोर्ट पहले डिसाइड करेगी, ना कि गवर्नर डिसाइड कर लेगा। हाई कोर्ट में प्रूव होगा कि हाँ इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, इसको सजा मिलना चाहिए। और जब सजा मिलता है तो आपको 1-2 बातों में डिफरेंस रखना है कि क्या हाई कोर्ट इस सजा दे सकता है कि किसी को भी फांसी हो जाए। अरे सोच के बोलो, हाई कोर्ट बोला हूं मैं, गवर्नर नहीं बोला हूं। हाई कोर्ट का नहीं बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा कि सर इसको सजा बिल्कुल मिल जाएगा फांसी का, लेकिन हाँ उस आदमी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो प्रेसिडेंट के पास जाके अपना माफीनामा कर सकता है दायर कि हाँ सर हमको माफी कर दीजिए, हम तो नहीं कुछ किए ये वो। लेकिन हाईकोर्ट कहीं नहीं देगा यार। कोर्ट किस लिए? हाईकोर्ट, बिल्कुल हाईकोर्ट देगा। इनफैक्ट कमाल की बात यह है कि अगर नीचे जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सजा सुना सकता है। अब इसके पास जो है, हाँ इसके पास ऑप्शन रहेगा कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाया गया है तो हाई कोर्ट में चला जाएगा कि सर हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी का सजा सुनाया उसको सब पकड़ के लटका दिया उधर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आना कि अगर इसको फांसी दे दिया जाए तब सर उसके बाद एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या? प्रेसिडेंट। बाकी कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी काश कोई कोर्ट रहता जहां पे हम कर लेते, तो ये आप ही बना लेना। अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सुविधा
नहीं दिया है। अब जरा पेज नंबर 128 पे आना और देखना मेंस टॉपिक के लिए वहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला है हाउ इम्प्रूवमेंट कैन बी डन। अब आप देखोगे ना तो गवर्नर एक तरीके से थोड़ा सा पपेट की तरह भी काम, कठपुतली की तरह है एक गवर्नर जो है, क्या है ना, क्योंकि ज्यादातर काम उसके पास सोचने के लिए है। लेकिन सर जो वही कहा जाता है, एक वो आदमी जो अपने मेहनत से एग्जाम निकाला है और एक वो आदमी जो किसी दूसरे को पैरवी करके घूस दे के चावल उवल बेच के बना है। सर जो ऐसा करके बना है ना उसको लाइफ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। जैसे मान लो पापा थे, एक होता है ना कि पापा मर गए तो उनके जगह पे बेटा का नौकरी हो गया, क्या बोलता है अनुकंपा, तो उस बेटे को ना जीवन में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं बता देता हूं, वो हमेशा ना इनसिक्योर रहेगा हमेशा, क्योंकि हर बार उसको पता है क्या बोला जाएगा कि तुम्हारे पापा तो बढ़िया पढ़ाते थे बेटा, तुम ही जो हो ना तनी थोड़ा पढ़ लिया करो तुम। उसको बार बार लगेगा इनसिक्योरिटी। लेकिन इधर जो अब एग्जाम निकाल के गया, नहीं सर हम कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं, अब उसको कोई जल्दी बोलेगा नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में भी एक और टीचर है जो सरकारी टीचर है। अब तो है ना कि टीईटी का एग्जाम निकालो और इस टीईटी करके जब जाओ, तो अब जो एग्जाम निकाल के आता है उसका अलग इज्जत होता है। और जो अनुकंपा पे है या जो पहले से है वो कौन मित्र, शिक्षा मित्र ना, हाँ तो शिक्षा मित्र, तो देखो शिक्षा के दोस्त, तो शिक्षा के दोस्त ये है, तो ये लोग को थोड़ा वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन मेहनत देखोगे तो दोनों का बराबर ही है, इसलिए डिमांड करते रहते हैं कि सैलरी बढ़ाइए सैलरी बढ़ाइए। लेकिन सर क्या आपको लगता है कॉन्फिडेंस इधर जो एग्जाम निकाल के गया उसका ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि जो ऐसा ही हो गया हो? जाहिर सी बात है उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा जो एग्जाम निकाला है। तो थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि आपकी अपनी पहचान क्या है, इंपॉर्टेंट है। पापा नाना काका भाई बहन ये हैं फलना है ढिंगाना। हम तो सर विधायक के बेटा, अरे विधायक के बेटा है, नाम से पहले विधायक लगा दिया। हमारे पापा सर मतलब पूरा क्या बोले मेडिकल काउंसिल में एकदम सर इतने बड़े चैम्बर लगाए। अरे आप क्या हो, आप क्या हो ये जरा देखो। हमारे पापा सर ये है वो है, ये सब नहीं करो। ये ऑफिसर बनने के लिए ना, पहली बात किसी भी ऑफिसर में आप देखोगे ना तो ऑफिसर सब के बारे में एक कमाल का खासियत बताता हूँ, ये लोग कभी भी ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते ही नहीं है। अगर अक्षर जैन के पापा आईएएस ऑफिसर थे भी, तब भी अक्षर जैन ने कभी भी नहीं बोला कि मेरे पापा आईएएस ऑफिसर थे। आप जो जानते हैं आईपीएस, जो आप दिशा पटानी को जानते हो उसके पापा आईपीएस है। दिशा पटानी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पापा आईपीएस है। और कमाल की बात ये भी है कि उसके पापा ने कभी नहीं बोला कि मेरी बेटी दिशा पटानी है। वो तो बाद में कभी पता चलता है जब केस हुआ तब पता चला रही तो इसकी मतलब ये तो आईपीएस की बेटी है। तो जो अपने दम पे करना होता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आईपीएस की पहचान उसकी अलग है और दिशा पटानी की अलग है। दिशा पटानी का नाम सुना होगा ना, नाम तो सब सुना ही होगा, कौन नहीं सुनता है। तो इसी तरीके से सर मैं बार बार ये बोलना चाहता हूँ कि अपनी पहचान खुद से बनाइएगा, ना कि किसी और के थ्रू। क्योंकि कुछ दिन बाद ना आपको एहसास होगा कि पापा भी साथ नहीं दे रहे हैं, भाई भी साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं देगा, कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी पहचान है। आप भाई से बोलोगे ना, अगर शादी हो गई, अगर आप बहन है शादी हो गई और भाई से उसके बाद बोलना, और भाई कितना भी प्यारा बोलेगा ठीक है वो कभी ना नहीं कहेगा, लेकिन हाँ कभी खुल के हाँ भी नहीं कहेगा, कभी मांग के देखना। इसलिए जब देखोगे ना एक 3 बहन है तो 3 बहन में से मान लो 2 बहन की शादी हुई और 1 बहन की शादी नहीं हुई है। अब भाई देखना किसका ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपको क्या लगता है किसका? जिसकी शादी नहीं हुई है। और वो बार बार जिसकी शादी वो बार बार बोलते रहेगी, वो बार बोलते रहेगा कि हमनी के हो गए खत्म। अब सब उसी का है, जबकि पहले वो तीनों बराबर थी और भाभी बोलता था तीनों, और अब सर 3 में से 2 को भेदभाव हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप अपनी पहचान बना के रखना, दूसरा और कोई काम नहीं आने वाला है। आपके भाई कुछ भी हैं। नीचे आइए नेक्स्ट, और वहां पे ध्यान से समझिएगा हाउ दे अपॉइंटेड रिमूव्ड। ये आपको पता चल गया कि सर अगर अपॉइंट होता है तो पहले आपको क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए। और शपथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? सीजेआई ना। चलो नीचे आ जाओ। पहला एक मेंस टॉपिक है जो दिमाग में रखना है आपको, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है। तो पहला फर्स्ट आर्टिकल 75 क्लॉज 3। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उतना ही रेस्पॉन्सिबल है किसी एडवाइस के लिए, ताकि वो प्रेसिडेंट जो है वो इधर प्रेसिडेंट हमेशा आंसरेबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बिल बनाया है वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो ये ऑलरेडी आर्टिकल में दिया गया है कि प्रेसिडेंट खुद से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही कोई काम करेगा। मतलब मंत्री लोगों ने जो लिख के दिया वही काम कर पाएगा, अदरवाइज काम नहीं कर पाएगा। दूसरा ये आर्टिकल थोड़ा दिमाग में रख लेना। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस रिजेक्टेड, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस रिजेक्ट हो गया देन क्या होगा? पहली बात
If president does not work on the advice of council of minister, any work done by president without the advice of council of minister, then that is illegal because of rule 1. आप एक बात सोच के देखो, अगर प्रेसिडेंट खुद अपने से ही काम करेगा तो रूल 1 मैंने क्या बोला था, डेमोक्रेटिक मैंडेट. तो हमने तो सरकार को खुद से चुना है ना, और वो भी डायरेक्ट चुना है. प्रेसिडेंट को तो इनडायरेक्ट हमने चुना है ना, प्रेसिडेंट को तो इनडायरेक्टली चुना है, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चुना है क्या? नहीं. तो जब प्रेसिडेंट को अगर हमने इनडायरेक्ट चुना है और गवर्नमेंट को डायरेक्ट चुना है, तो ज्यादा पावरफुल किसके पास होना चाहिए? गवर्नर के पास कि गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास. तो सर रूल 1 क्या बोला था? डेमोक्रेटिक मैंडेट, इलेक्टेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपॉइंटेड. तो सर दो चीज में हम रखिएगा, अगर प्रेसिडेंट खुद ही सब कुछ कर रहा होता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का क्या रोल रह जाएगा? वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा ना. तो इसी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करना पड़ेगा. और अगर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है तो ये इलीगल है, वो कर ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा. अब जरा नीचे आ जाओ. और उसके बाद एक केस है यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सर, ये इंपॉर्टेंट है. एक ये और एक शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. तो यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी में क्या हुआ था, वो 2-3 चीज समझ लीजिए. फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये बोला था कि ऑल एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब ये बोला गया था कि चूंकि प्रेसिडेंट वहां थोड़ा उछल कूद करने लगे, तो उस समय ये बोला गया कि सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि जितने भी प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट हैं, उन प्रेसिडेंट को सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा. अपना दिमाग ज्यादा लगाइए मत. जरा नीचे आइए. दूसरा केस है प्रेसिडेंट पर्सनल सेटिस्फैक्शन डज नॉट मैटर कैन सेटिस्फाई बट प्रेसिडेंट ऑल्सो. मतलब इसमें है कि प्रेसिडेंट, अब देखो प्रेसिडेंट ये नहीं बोल सकता कि सर कोई बिल पास हुआ और बोले कि नहीं देखिए हमको ठीक नहीं लग रहा है. अरे आपको ठीक नहीं लगने से क्या होता है? पूरे देश का अगर भलाई उसमें है तो सर प्रेसिडेंट ये नहीं बोलेगा हमको ठीक नहीं लग रहा है. ये गलत स्टेटमेंट है. तो आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पूरा नेशन का सेटिस्फाई कैसे हो सकता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? प्रेसिडेंट को करना चाहिए. अब जब नीचे आइएगा, दूसरा शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब. शमशेर सिंह वाले केस में यह हुआ था कि यहां पर 2 चीज बोला गया था कि पावर टू चूज प्राइम मिनिस्टर जब कोई सिंगल पार्टी मेजोरिटी में ना हो. लेफ्ट साइड मैंने लिखा होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फैक्शन इज नेसेसरी नॉट पर्सनल सेटिस्फैक्शन नेसेसरी. सेम यहां पे भी यही दलील दी गई थी कि सर जो भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोल रहा है, जिस एडवाइस दे रहा है, वो एडवाइस इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी गवर्नर या ना किसी प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम बोले. जैसे आप विधायक जी के पास नहीं जाते हैं. पंचायत सीजन 2 कौन देखा है? कोई नहीं देखा? पंचायत एक आया था ना, पंचायत एक आया था पहले, सीजन 1 सीजन 2 आया था. ठीक है, अगर कभी टाइम मिले, मौका मिले तो देख लेना, अच्छा चीज़ है वो. आप देख सकते हो अपने लिए. वुमेन्स में भी काम आपको बहुत कुछ आएगा क्योंकि उसमें मुद्दे बड़े अच्छे अच्छे उठाए गए हैं. तो विधायक के पास गए अगर आप, मान लो, तो विधायक के पास जाओ तो विधायक क्या बोल रहा है? अच्छा तो आपको रोड के लिए फंड चाहिए. बोला जी. तो बोला ठीक है, तो आप ऐसा ऐसा कुछ. भाई विधायक कभी भी ऐसे फ्री में थोड़ी करेगा, सीधा करेगा हमको काम मिलेगा. तो ये जो रहता है प्रधान ही बोलता है कटहल. अब उसको लगता है ऐसे, अरे मतलब हम पे मजाक कर दिया, लेकिन वो वाकई में कटहल लेके आया रहता है. वो कहता है एकदम ताजा ताजा कटहल लेके आए हैं अभी 1 घंटा पहले. हम विधायक कहते हैं देखो, तो बहुत गाली देता है उसको. फिर उसके बाद चला जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर वो बोलता है कि हमारा कितना % आएगा. तो अब की बार ले आ रहा था लौकी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है कि आपका फर्ज है यार, ये आपका % कहाँ से आ गया इसमें? आपका फर्ज है. और अगर आपको चाहिए तो कटहल और लौकी में खुश रहिए. खैर नीचे आइए. ये तो ऐसा ही हो सकता है, रियल में तो सर करना समझ रहे हो आप, विधायक मार के उल्टा देगा. नीचे आइएगा, पेज नंबर 129. पहली बात यह कि इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैड पास्ड एंड गवर्नमेंट इज नॉट रिजाइनिंग देन प्रेसिडेंट कैन स्ट्रेटली डिसमिस इट. मान लो इधर सरकार गिर गई, जैसे मान लो कि सडनली अभी जैसे महाराष्ट्र में मान लो चल रहा है, तो मान लो तय ही है, उद्धव ठाकरे का तो खैर नींद खत्म है ऐसे भी, तो वो काम भी ऐसे ही किया है, वो उलूल जुलूल काम करते रहता है ये. मतलब समझ रहे हो आप, काम एक भी ढंग का करता नहीं है. बाकी इसको खाली काई कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस ये ऐसे नॉर्मल. बाकी फिर भी अब उससे नहीं है. उसका देखोगे मतलब मंत्री लोग का स्टेटमेंट देखोगे, संजय राउत नाम है ना, ऐसा फालतू का स्टेटमेंट देता फिरता है वो, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी मतलब बोल रहा है. और वही बात है, वहां पे गवर्नमेंट जो बना है, वो गवर्नमेंट इतना पार्टी से मिल के बना है कि सर टिकना भी नहीं था. यहाँ सेम चीज, अगर मान लो उनका क्या हुआ, प्रस्ताव में सारे मंत्री आ गए और सीधा सरकार अगर धड़ाम से गिर गई क्योंकि बहुमत साहब ने अपना खींच लिया. अच्छा, उस समय अगर वो बोले आदमी सरकार के हम नहीं जाएंगे, तो
तो ये सर पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट उसके बाद ना बोलते हैं ना डुगड़ा के ले जाएगा उसको, समझ में आ रहा है बात। अब वो डुगड़ाएगा कैसे वो आप जानिए, बट प्रेसिडेंट के पास पूरा पावर है कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ सीधा डिसमिस कर देगा। हालांकि ऐसा आमतौर पे होता ही नहीं, क्योंकि सरकार जब खुद गिरती है तो खुद लोग निकल लेते हैं। तीसरा, मान लो 5 साल खत्म हुआ, इलेक्शन हो गया, हार गए आप, तो सर प्रेसिडेंट जो है ना तैयारी बड़ा पहले से शुरू कर देता है नए सरकार के लिए। 1 महीना पहले झाड़ू पोछा लगाना मतलब लगवाना शुरू कर देगा, और उसके बाद बोले कि नए सरकार आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नए सरकार जो आ रहे हैं, तो क्या ये 5 साल बाद अगर ये हार गया और ये बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे, कहा कि 5 साल पहले हम ही थे, तो फिर ये गड़बड़ है। फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टली डिसमिस कर सकता है, इनफैक्ट उन पर बहुत बड़ा चार्ज भी लगा सकता है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता है ही नहीं, क्योंकि सबको लगता है क्या ही मतलब। जरा नीचे है नेक्स्ट। तो फर्स्ट है, इफ प्रेसिडेंट अंडरस्टैंड दैट कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा हैज लॉस्ट, देन प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। और डायरेक्टली लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा, खत्म। व्हाट इज द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस? ये मेंस के कुछ क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन प्रेसिडेंट बाउंड बाय इट? व्हाट आर द सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल? ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन क्या क्या अवेलेबल है, कि सर अगर सरकार गिर गई है तो आपके पास जो, और वोट में अगर किसी को बहुमत भी नहीं मिला है तो आप किसको बुलाओगे? जो क्लोज है उसके। हाँ है ना? नीचे आओ। अब पहली बात असेंट, इसमें देखना एक बिल था जिसको राजेंद्र प्रसाद ने रिजेक्ट किया था, तो रिजेक्टिंग जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने बिल को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया था, वो सिचुएशन अलग था। दूसरा विथ होल्डिंग, विथ होल्डिंग मतलब मैंने बोला था ना कि तकिया के नीचे रख के सो गए, और मैंने कल अब्दुल कलाम का नाम आपको बोला था। तो सर वो बिल जो आया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल था, अब्दुल कलाम को लगा ये बिल सही नहीं है, उन्होंने बस ऐसा गद्दी के नीचे डाला और सो गए, सीधा 5 साल बाद ही उठे, तब तक सरकार हो गया चेंज। मान लो या खुद ही चले गए वो, तो खुद ही चले गए, या सरकार, तो उनको भी ऐसे ही पता था कि हम ऐसे भी 1 टर्म तो रहेंगे, 2 टर्म तो ऐसे भी नहीं रहेंगे, तो 1 टर्म पर किसी तरह से बस तकिया के नीचे रख दो, बाद बाकी बात खत्म। दूसरा रिटर्न, तो रिटर्न भी हुआ है बिल। तो पहला विथ होल्डिंग में देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम विथ होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, और ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति रहे ना, तो ज्ञानी जैल सिंह ऑल्सो विथ होल्ड द इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल। ये 2 इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल अब्दुल कलाम ने उसको रख लिया, पास ही नहीं करवाया। और दूसरा, और मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट के पास कोई प्रेशर नहीं हो, जितना दिन तक चाहे उतना दिन तक रख सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना दिन में जवाब देना ही पड़ेगा। सुन पा रहे? अरे है ना? yes, नीचे आ जाओ। इज प्रेसिडेंट ओनली रबर स्टाम्प? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या प्रेसिडेंट सिर्फ एक स्टैंप की तरह है, क्या रबर स्टैंप है, क्या कठपुतली है? तो इसके क्या आपके पास आंसर है क्या नहीं, जरा देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज इन इंडिया एंड यूके पार्लियामेंट्री फॉर्म, बोला था ना। अच्छा, यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म है? लेकिन कौन सा पार्लियामेंट्री? मोनार्की। एंड इंडिया में डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मोनार्क। तो हम लोग क्या रिपब्लिक मोनार्क है। यहाँ पे क्यों? हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड है, जबकि यूके में प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। अब जरा नीचे आओ। नेक्स्ट, आर्टिकल 74 सबसे पहले बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल पावर। आर्टिकल 74, अभी इससे पहले 2 आर्टिकल बताया था, कौन कौन? 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 3 था ना, और अभी क्या है? 74। और उसके नीचे आइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, और वही काम करेगा कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कभी भी बिना एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो एक बात बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया कि जब प्रेसिडेंट सिर्फ एडवाइस में ही काम करेगा, तो इस हिसाब से कौन सा रूल ब्रेक हो जाता अगर ऐसा नहीं होता तो? रूल 1। अरे मैंने बोला अगर प्रेसिडेंट खुद से करना होता तो क्या होता? रूल 1 ब्रेक हो जाता। तो इसीलिए दिमाग में रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा उसमें एडवाइस किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ रहे हो ना? मंत्रियों का जो है पूरा अलग अलग सब कोई। अब जरा नीचे आ जाओ। अंबेडकर ने एक बात बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप लिखोगे। अंबेडकर सेड दैट प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द नेशन, नॉट रूल द नेशन। प्रेसिडेंट जो है वो सर राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, ना कि राष्ट्र पे रूल करता है। सुन पा रहे मेरी बात? तो अंबेडकर ने ये, अंबेडकर के एक ही स्टेटमेंट से पता चल गया कि क्या हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है कि पार्लियामेंट्री है। कहाँ हो सब? अंबेडकर ने क्या बोला? प्रेसिडेंट, सब हो ना, नींद में हो ना? नींद में बोला भी सब यस सर। तो प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेशन को, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो रूल करता है नेशन को। ये अंबेडकर का मतलब था उनका अपना स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट इज टू रूल द नेशन। रूल द नेशन, प्रेसिडेंट इज टू रिप्रेजेंट द नेशन, नॉट टू रूल द नेशन। तो प्रेसिडेंट कभी भी रूल नहीं कर सकता नेशन पे। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर
अब इसके आगे नेक्स्ट, आपको इससे क्या लगता है कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावरफुल है कि एक प्राइम मिनिस्टर के पास? प्राइम मिनिस्टर के पास जनरली, इस स्टेटमेंट से आपको तो यही पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल वैसे भी नहीं है, और प्रेसिडेंट अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाता तो फिर ये कितना, ये जो पहला रूल 1 और ये सारा सेंटर ग्रेटर देन स्टेट से सबका सब ऐसे ही वायलेट हो जाता। खैर नेक्स्ट पेज पे आइएगा। और दूसरा, तो प्रेसिडेंट क्या है? तो प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल हेड। सेरेमोनियल समझते हो क्या मतलब? औपचारिक समझ लो, नॉर्मल, ठीक है, औपचारिक समझ लो, जो किसी के एडवाइस पे सिर्फ काम करेगा। बट एक और बात, बिना प्रेसिडेंट के कोई चीज साइन भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश है जिसके साथ भी आप करते हैं। इसलिए तो मैंने बोला कि राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करता है, रूल नहीं करता है, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब जैसे दादाजी हैं, तो दादाजी क्या है कि उनके फैसले बहुत इंपॉर्टेंट जरूर हैं, लेकिन पापा पैसा कमा रहे हैं तो पापा का ही चलेगा। दादाजी तो जरूर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फैमिली को, लेकिन रूल किसका चलेगा? पापा का। अब आप लोग में से कुछ और हैं जो नहीं कमा रहे हैं और कुछ लोग कमा रहे हैं, तो जो कमा रहे हैं घर में अगर आप जाएंगे तो आप जब कमाने से पहले जो आपकी इज्जत होती है और कमाने के बाद की जो इज्जत होती है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। कमाने से पहले अगर गलती से आपने शीशा तोड़ दिया और आप कमा नहीं रहे हो, और स्पेशली आप बॉयज हो, लड़के का चलो थोड़ा माफ भी है, बॉयज हो स्पेशली बैचलर, अभी अब मान लो एज भी ठीक ठाक हो गया और सर पढ़ भी लिख नहीं रहे हो, खाली बैठ के एकदम फैल के टीवी और कुरकुरे देख रहे हो। अब अगर आप ऐसा सिचुएशन होगा और आपने एक कांच फोड़ा, पापा बाद में पहले करेंगे जो करना होगा जो घर में मम्मी है वो पहले ज्यादा उसके बाद कर लेगी। वो एक ही बात बोलेगी, और सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है पता है? बुरा आपको ये लगेगा, कहेगा घोड़ा लेखन हो गया बाड़ा अभी ले कुछ ये जो स्टेटमेंट है आपको लगेगा, तब आपको लगेगा अरे क्या यार मम्मी, मतलब समझ रहे हो पापा आएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे लाजे नहीं है इसको अब ये जो है वो बेचारा करे भी तो क्या करे। इसलिए जैसी टीवी देखते हैं, पापा का जैसी गाड़ी का आवाज हुआ, और भाई द वे रास्ता अगर पीछे से है तो आप इजीली निकल जाते हैं। और बहन बचाती है यहाँ पे भाई को, जनरली बहन बताती है कि आग लेना तो निकल जो पीछे। खैर आइए नीचे नेक्स्ट। तो प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ इंडिया यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इंडिया के यूनिटी का एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो ये दर्शाता है कि भारत एकजुट है। थर्ड पॉइंट, President is the only nationally elected public official in India because MLA and MP both elect the president. President can warn the council of minister before taking bad decision. सुनना ध्यान से, दो चीजें हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को चुनने में MP भी आते हैं, MLAs भी आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर MPs एंड MLAs दोनों आए हुए हैं और प्रेसिडेंट के चुन रहे हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि प्रेसिडेंट को चुनने में लगभग सारे लोग शामिल हो गए? ऑलमोस्ट एवरीवन, बिकॉज एमएलए भी तो किसको, एमएलए को हम लोगों ने ही चुना है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नेशनली पब्लिक ऑफिशियल इलेक्टेड। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पे लगभग हर तरफ से अगर एमएलए आ गया तो हर राज्य का आ गया, एमपीज भी आ गए लगभग, तो सर उसको इसलिए नेशनली इलेक्टेड बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेशनली पब्लिक इलेक्टेड ऑफिसर। तो सर ये नेशनली इलेक्टेड मतलब क्या समझ रहे हो? जिसमें पूरा देश जिसको वोट देने में शामिल हो गया हो। तो उस समय आपको दिमाग में रखना है कि प्रेसिडेंट को चुनिएगा, इसके मीनिंग्स अलग अलग निकलते हैं, बट प्रेसिडेंट को दिमाग में आप रखिएगा। जरा नेक्स्ट नीचे आइएगा। प्रेसिडेंट देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस नहीं दे सकता, कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को मान लो फील हो गया कि एक ऐसा बिल पास हो रहा है जो बिल बर्बाद कर देगा सबको, तो प्रेसिडेंट बोलेगा कि बेटा बिल थोड़ा ठीक ठाक से बना लेना, बट ये नहीं बोल सकता है एडवाइस कि इस बिल में थोड़ा ये कर दो थोड़ा वो कर दो। तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पे सर आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है, वो मानेगा ही नहीं बात। खैर ये अब एक और चीज है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या है। आर्टिकल 78, पीएम शुड इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ एवरी मेजर डिसीजन। ये बहुत अच्छा बात है। इधर प्रेसिडेंट के पास इतना पावर जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोई भी मेजर डिसीजन लेने वाले हैं तो। इसीलिए देखेंगे आप, तो सर जब मोदी जी आते हैं तो प्रेसिडेंट साहब जब आएंगे तो देखिएगा आप रिपब्लिक डे के दिन स्पेशली, और जिस दिन रिपब्लिक डे के दिन वैसे कौन झंडा फहराता है? रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र, कौन? राष्ट्रपति के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। उस दिन आप देखेंगे ना, तो जब पीएम आते हैं तो उस दिन पीएम पहले सबसे पहले राष्ट्रपति को छोड़ेंगे गाड़ी में बिठा के, और पीएम पूरा साथ साथ आएगा। देखो पीएम का अगर बॉन्डिंग नहीं बनेगा किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, तो बेकार हो जाएगा। सेम ये सिचुएशन समझो, अगर बेटे का बाप से नहीं बन रहा है तो घर ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि कमा तो बेटा ही रहा है पैसा, बाप के साथ अगर वो मिलकर नहीं चलेगा और ये सोच लेगा कि हम पैसा कमा रहे हैं हम जाने बाप जाने, अगर ऐसा सिचुएशन कर दिया तो फैमिली फिर बिखरने लगता है। लेकिन बाप
अगर है और बेटा को बोले देख बेटा तू कमा, उस कमाई में से तू 60% अपने पास रख, 30-40% ऐसा दे जिससे कि इकट्ठा घर का काम हो सके, तो घर ठीक ठाक चल लेगा। समझ पा रहे हैं? तो सर जब भी अगर प्राइम मिनिस्टर दिमाग में आए तो समझ लेना वो बेटा जो कमा रहा है, और प्रेसिडेंट मतलब क्या, बाप जो बूढ़ा लगभग हो चुका है, एक दादाजी की तरह आप नॉर्मल सोच सकते हैं। अब सर दो चीजें दिमाग में यहाँ रखिएगा कि प्रेसिडेंट कभी भी एडवाइस नहीं दे सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन हाँ वार्निंग दे सकता है कि ये बिल आप ऐसा पास नहीं करा सकते। नीचे आओ नेक्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4+4 1978 बोला था ना, प्रेसिडेंट रोल इज इसेंशियल। प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिना उसके नहीं कर सकते आप, क्योंकि सर मारपीट भले बेटा कितना भी कमा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब उसको कुछ पिटाई होती है और जब उसका कुछ बिजनेस में नुकसान होता है तो पापा को ही जाकर पकड़ो, पापा समझ में आ रहा है हमारा बिजनेस ऐसा नुकसान हो गया, तो उस समय देखना आप, उस समय दादाजी जो बोलते रहते हैं देख धैर्य रख, तू ये कर तू वो कर, समझ में आ रहा है, उस दिन एहसास होता है, उससे पहले नहीं। प्रेसिडेंट कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर एनी एडवाइस। प्रेसिडेंट बोल सकता है कि आप अपना जो आप जो बिल पास करा रहे हो उसमें कुछ थोड़ा और देख लीजिए, अच्छा कर लीजिए, एडवाइस नहीं दे सकता कि ऐसा वैसा कर लीजिए। वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट नॉट द डिक्टेटोरियल प्रेसिडेंट। अच्छा हमने ऐसा क्यों किया कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर नहीं दिया? अगर हम प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे देते तो हमारा भी वही हाल होता जो पाकिस्तान का है। प्रेसिडेंट किसका हेड है? पूरे आर्मी डिफेंस का, अरे है ना, अगर वो कमांडिंग ऑफिसर है तीनों ही डिफेंसेस का और प्रेसिडेंट को पावर दे दिया तो फिर तो वही बात होगी कि प्रेसिडेंट के इशारे पे सारा डिफेंस वाले एक साथ झुक के और सरकार गिरा देगी, है ना। तो हम तो शुरुआत से ही ये बात चाहते थे कि सर हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब जरा उसके पीछे 4 नियम याद है ना, वो 4 हम उस समय भी वही फिर यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। पहला क्या, वही कि सेंटर ग्रेटर देन स्टेट्स। सर वहां पे हम चाहते थे कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सब कोई एक साथ मिले नहीं थे, इनवॉलेंटरी फेडरलिज्म था। फिर लिटरेसी रेट वैसा था, हम पीपल पे बिलीव कर नहीं सकते थे क्योंकि सबने बर्बाद इतना किया था हमारे इतिहास में, अंग्रेजों ने इतना मार मारा था हमें कि हमें लोगों पे भरोसा ही नहीं था। अब जरा नेक्स्ट आइएगा नीचे, 4 चीज मेरे साथ रिपीट कर लेना। आर्टिकल 78 मतलब क्या, पीएम को कोई भी चीज प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा जो मेजर डिसीजन अगर है तो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा, अगर अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट 1978 प्रेसिडेंट रोल इज इसेंशियल, प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 44th अमेंडमेंट में बता दिया गया। अच्छा सोच के देखो आप, मैंने बोला था 4+2 तो 1976 में जो संशोधन हुआ था वो, और मैंने बोला 4+4 ठीक है, और 1978 तो ये वही चीज का गलती सुधारा गया था जो 42वां संशोधन में किया गया था। अच्छा 42वां संशोधन में इंदिरा गांधी ने अपने आप को इतना पावरफुल कर दिया था कि बाद में उनको रियलाइज हो कि इतना भी ठीक नहीं है, तो गलती आके यहाँ सुधार लिया गया, और गलती सुधार के यहीं पे डाला गया कि प्रेसिडेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है, तो डाल दिया गया यहाँ पे। तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट का रोल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा नीचे आइए, अभी एक क्वेश्चन उसमें है इन मेंस में, द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी रिटेन लाइक व्हाई इट इज अ रबर स्टैम्प एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ बोथ। ये जो क्वेश्चन है कि सर क्या प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प है या नहीं, अच्छा आपको लगता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प ही है या उससे बढ़ के है? सर रबर स्टैम्प सिर्फ कहाँ पे है, ये उससे बढ़ के है। तो आपको दोनों पहलू लिखना है कि अगर थोड़ा बहुत रबर स्टैम्प अगर वर्ड यूज किया हुआ है तो क्यों है, क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। बट उसके अलावा यूनिटी का प्रतीक है जो, उसको आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ कठपुतली, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट सिर्फ क्या है, रबर स्टैम्प। बट आपको अपने यहाँ दलील देनी है, तो वहां देख लो क्वेश्चन कुछ है, उसी क्वेश्चन को मेंस पे अरेंज करके लिख देना है। पहला है कि पहले तो ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजंस है जिसमें प्रेसिडेंट का रिलेशन बताया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। दूसरा आप उसमें बोल दो कि व्हाई डज इंडिया है सच अरेंजमेंट, इंडिया ने ऐसा क्यों किया कि प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर नहीं दिया, वो 4 पॉइंट दिमाग में रखो। थर्ड नीचे आओ, रीजन फॉर प्रेसिडेंट इज जस्ट रबर स्टैम्प। उसके बाद है बिंग मोर देन टाइटल और स्टैम्प। भाई सही बात है कि प्रेसिडेंट एक टाइटल और रबर स्टैम्प से कहीं ज्यादा है। मैंने 2-3 बातें बताई हैं, ये सब सेम एज गवर्नर पे चिपका लोगे, लेकिन पेज नंबर एक बार आना 131 पे और गवर्नर को स्पेसिफिक थोड़ा जान लो तब आगे बढ़ना। आ जाओ जल्दी से क्विक। 131 गवर्नर दिख रहा है, अपॉइंटमेंट आर्टिकल 153 153 एग्जीक्यूटिव पावर है सर, स्टेट शैल रेस्ट विद द गवर्नर, वो गवर्नर के पास रहेगा। मतलब कि इसमें गवर्नर तभी कुछ कर सकता है अगर, अच्छा अगर सरकार राज्य के भी गिर गई हो तो सर पावरफुल कौन हो जाएगा, गवर्नर। और गवर्नर अगर पावरफुल हो गया इसका मतलब अगर देखोगे ना तो इनडायरेक्टली सेंटर भी पावर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, सेंटर पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर जब यहाँ पावरफुल हो गया तो गवर्नर डायरेक्ट किसको बोलेगा, सेंटर को ही, तो जो भी कुछ आएगा वो यहाँ पे आराम से कर सकता है। आर्टिकल 153 के बाद आर्टिकल 155
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किसको एडवाइस किया? गवर्नर को। लेकिन इधर क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस लेने के बाद ही। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने मन मर्जी उसको बोल दिया गवर्नर को कि जा सारा पैसा लूट के ले आ। मतलब वो तो खैर बहुत छोटी बात हो गई, बट प्रेसिडेंट कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे सकता है जो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला था आपको कि ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ तो क्या प्रेसिडेंट ने खुद पास कर लिया? अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बना के उसको ड्राफ्ट करके बना के उसको दिया तब पास आउट हुआ। अब जरा नेक्स्ट स्टेप नीचे आओ, वहां पे सबसे फर्स्ट है कि वाई गवर्नर इज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि गवर्नर को हमने अपॉइंटेड क्यों रखा, इलेक्टेड क्यों नहीं रखा। इधर मेरी तरफ देखना, ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोई बता सकता है वैसे कि गवर्नर को हमने अपॉइंटेड ही क्यों रखा? हम चाहते तो उसका भी इलेक्शन, इतना इलेक्शन होता ही है, उसका भी इलेक्शन करवा लेते। कुछ आंसर तो दिमाग में आ ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन सब सोचोगे कि बोलने की ना बोलने। तो जो मैं बोल रहा हूँ देखने को उसके बाद आएगा हाँ पक्का। तो पहला ये कि सर जब चीफ मिनिस्टर को हम चुन रहे हैं अगर राज्य में, तो फिर गवर्नर का क्या जरूरत है? अब देखो ये तो जरूर दिमाग में आया। अब हाँ मैंने बोल दिया इसलिए हाँ नहीं बोले तो सीधा बोलता हाँ। सर चीफ मिनिस्टर अगर इलेक्टेड है तो फिर गवर्नर को इलेक्टेड करने का क्या पॉइंट बनता है? दूसरी चीज, हर राज्य में यार ऐसे ही इलेक्शन पे इतना खर्चा होता है पैसा कि जिसका हद हिसाब नहीं है। एक नॉर्मल इलेक्शन में इतना खर्च हो जाता है, तो गवर्नर है तो फिर 28 राज्यों का गवर्नर का इलेक्शन होगा ना फिर। और हर राज्य का एक साथ आप इलेक्शन कैसे करा सकते हो? क्योंकि हर राज्य के फिर सिचुएशंस, हर राज्य के प्रोटोकॉल और हर राज्य का अलग अलग अपना संविधान है, मतलब संविधान इन द सेंस अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो सर एक तो इतना खर्चा बढ़ जाएगा इलेक्शन में। नरेंद्र मोदी और इन लोगों का कहना था कि जितना खर्चा होता है ना सर इलेक्शन में, आपको मतलब किसी देश का उतना जीडीपी शायद नहीं होगा जितना खर्चा हो जाता है इलेक्शन में। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर दो कारण, पहला ये कि अगर गवर्नर को हम इलेक्टेड करते तो सीएम का क्या रोल रहता। दूसरा ये 28 राज्यों, अरे सुन रहे हो, सो रहे हो सब? मुझे पता है कि आप लोगों को पिछले 5-6 दिनों से सोने की खूब आदत हो गई है और कुछ लोग 10-10 घंटे सो के आए हैं। तो सर यहाँ अब कितना दिन तक सो गया? हो गया। जरा नीचे आओ नेक्स्ट। तो पहला पॉइंट देख लो, उसमें क्या है? गवर्नर इज नॉमिनेटेड हेड एंड वी हैव 28 स्टेट, सो उनके इलेक्शन पे इतने रिसोर्स या पैसे खर्च नहीं कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। नीचे आ जाओ। इफ गवर्नर इज इलेक्टेड देन ही मस्ट बी मेंबर ऑफ एनी पार्टी, सो ही विल बी बायस्ड, सो ही नॉट वर्क एज ए नेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीएम एंड गवर्नर। अगर आप गवर्नर को अगर दोगे तो गवर्नर का इलेक्शन अगर कराते हो आप, तो फिर वही बात होगी कि सीएम का सर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहेगा। अच्छा इधर देखो, दिल्ली में सीएम भी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो अगर दिल्ली में सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर हैं, आप देखो ना, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंटेड है, तब इतना ज्यादा विवाद है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इलेक्टेड हो जाए, समझ लो नाक में दम कर देगा वो, तो बेसिकली कोई सिस्टम कभी भी स्मूथली काम नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल को तो अभी इतना परेशानी है कि अपॉइंटेड होकर मेरा दिमाग इतना खराब करता है। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, ये पढ़ाया तो था मैंने कि सर क्या बोला था आपको कि अरविंद केजरीवाल को हमेशा ये बुरा लगता है कि सर ये इलेक्टेड नहीं होके भी हमारा दिमाग खराब करके रखता है। और ये बदल भी जाएगा। बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बोल ही दिया कि सर इलेक्टेड इज ग्रेटर देन अपॉइंटेड, लेकिन बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये बोल क्या दिया कि लॉ तो हम ही बनाए हैं, दिल्ली ऑफ एनसीआर जो एनसीटी एक्ट है, जब हम बनाए हैं तो फिर हमारा ज़्यादा पावरफुल है। फिर वहाँ से पोजीशन चेंज हो गया, तो अभी फिर अरविंद केजरीवाल पोपट बन के रह गए। लेकिन क्या करे बेचारा, अभी पंजाब में सरकार बना ली है, ठीक है, भाई एकदम भाई को इज्जत मिल रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है अभी आने वाले समय में उसका बहुत जगह सीट मिल जाएगा उसको। हर जगह की बात बोलता है, स्कूल में जो हमने शिक्षा दिया है, समझ रहे हो, वो आइए देखिए हम प्रस्तुत करेंगे। अच्छा कितने लोग लगता है कि दिल्ली में वाकई में सुधार हुआ है? ठीक है, सबको लगता है? अच्छा देखे कितने लोग, पॉइंट तो भी उठता है। खैर देखो, सुधार आपको लगता है कि बिहार में हो सकता है एजुकेशन पे? मैंने उम्मीद लगता है कि नहीं लगता है? अरे उम्मीद तो रखना ही चाहिए यार, आप ऑफिसर हो उम्मीद तो रखोगे ही कम से कम कि हाँ हो जाएगा। अरे आप लोग खुद सरकारी मतलब खुद बोलो कि उम्मीद ही नहीं है। आप कर सकते हो। देखो अच्छा किसी के पास, बस एक पूछ ले रहा हूँ, एक सर्वे है नॉर्मल, कोई मुझे ये बताओ नॉर्मल डिस्कशन के लिए कि कोई ये बताओ कि बिहार में अगर एजुकेशन सिस्टम सुधारना है अगर आपको स्कूल लेवल, तो कैसे सुधारा जा सकता है? किसी के पास भी अगर एक पॉइंट हो तो मुझे बताना चाहेगा तो बता सकता है। टीचर को ट्रेनिंग देकर वो ठीक है, बाकी जल्दी से सुधार आपको चाहिए तो क्विक सुधार चाहिए तो क्विक एकदम, क्योंकि मान लो इंटरव्यू हो रहा है और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया नॉर्मल, आराम से पूछा जाएगा कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा क्यों है।
अच्छा, टीचर के पास, मैं टीचर को केंद्र में रख रहा हूं कि टीचर आपके हैं, आप टीचर में ऐसा क्या करना चाहोगे या स्टाफ के साथ ऐसा क्या करना चाहोगे जिससे कि सर एकदम से बहुत अच्छा हो जाए। जैसे आप दिल्ली, अच्छा पहले बताओ, दिल्ली में हो, आपने बोला दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया? रूल एंड रेगुलेशन टाइट करके ठीक हो गया। सुनना मेरी बात, पहले सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये फंसाया जाएगा। ये दिल्ली में आपने बोला ना कि सिस्टम एजुकेशन ठीक हो गया, कैसे ठीक हो गया? मतलब कुछ पैमाना तो होगा। आप किस पैमाने पे बोल रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो गया, वो पैमाना तो बताओ। गवर्नमेंट का पॉलिसी और मान लो मैंने बोला कि घर आपका साफ है, मैंने इसलिए बोला घर साफ है क्योंकि घर में टाइल्स मार्बल था, आप हर दिन झाड़ू पोछा लगा रहे हो, घर साफ दिख रहा है, तो एक पैमाना हो गया सफाई कि सर आप डेली चूंकि साफ करते हो इसलिए आपका घर क्या है, साफ। तो एक पहला, अब दिल्ली में आपने बोला एजुकेशन सिस्टम ठीक है, तो पहला क्यों? क्योंकि कैंपस बड़ा है, या फिर कैंपस साफ सुथरा है, या फिर बेंच डेस्क अरेंज है अच्छे से, टीचर लोग का व्यवस्था अच्छे से अरेंज है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना। अरे है ना, तो मुझे एक फैक्टर बताओ। देखो मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये दिमाग में रख लेना। देखो बिहार का भी कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा और नहीं सुधरेगा, 5 मिनट में सुधर जाएगा, पूरा का पूरा स्कूल सुधर जाएगा, मैं गारंटी बताता हूँ। देखो कैसे, आप ये चीज़ इंटरव्यू में बोलना, ये आपसे क्वेश्चन दागा जाएगा। अगर टीचर की सैलरी बढ़ा दो ना, सुना ध्यान से, वही टीचर जो बेईमान है उसका सिर्फ तुम सैलरी बढ़ा दो, कुछ नहीं करना है तुम्हें। दिल्ली में यही किया गया है, दिल्ली में कुछ नहीं किया गया है। दिल्ली में सिर्फ क्या किया, वो टीचर जो 20,000 पे काम कर रहा है उसका सीधा 1.5 लाख कर दिया। अच्छा, अब आपको 1.5 लाख मिलेगा, आप सडनली नहीं सोचोगे क्या कि नहीं यार पैसा ज्यादा मिल रहा, मुझे काम करना, अरे है ना, आपके अंदर से फीलिंग आएगा। ये पहले 20,000 मिल रहा था, अब कोई आया एक्स्ट्रा टाइम दिया, बोले बात नहीं करेंगे काम, क्यों? क्या कितना मिल रहा है आपको, 20,000। अच्छा, सडनली आपको बोला कि आज से आपको 1.5 लाख मिलेगा। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? आपको यही काम मेन करना है। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने सारे टीचर्स की सैलरी बढ़ा दी, 2.5 लाख 3 लाख सैलरी है गवर्नमेंट टीचर की। वही स्टाफ जो कभी 4 घंटा भी काम नहीं करता था, आज 12-12 घंटा काम खुशी से करता है। और ये मुझे तब, वही मैंने बोला आपको, ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब उसके देफ्त में गया, तब पता चला बिहार के भी वही सारे टीचर जो काम नहीं कर रहे हैं ना, सब आज देखोगे बिहार के सब टीचर जो भी है सर इतने भंगेड़ी लाल टीचर हैं। आपको भी पता है कैसे कैसे टीचर बन गए हैं। कोई लोग कुछ क ख नहीं आता, किसी को स्पेलिंग नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता। आप और हम सभी जानते हैं, है ना, सब किसी से छुपा नहीं है। इसमें से हम लोग हैं, चाहे बहुत कोई हमारे भी परिवार से, किसी न किसी के परिवार से कुछ ना कुछ है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी ये बात पता है कि हमको कुछ आता जाता, वो बोल रहे हैं कि बस मिल जा रहा है। वही गांव के लोग बोल भी देता है कि ये तो बन कैसे गेलो, वो बोला है मर्द बन गेल मैंने, बस पेट भर जाता, बात खत्म। उसको भी ये बात पता है कि हम लायक टीचर के नहीं है। सर आपने जैसी सडनली सैलरी उन सबका बढ़ाया, वो स्टाफ जो खिचड़ी बनाने से कतरा रहा था, वो आना था 8 बजे 6 बजे आ जा रहा है और खिचड़ी बना के चला जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर जब आप किसी की सैलरी बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली वो खुद इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। नहीं तो जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं सब टीचर, 6 घंटा खत्म तब वो उतने मिली, अब 12 घंटा खत्म तब वो उतने मिली, तो काहेला खत्म। अरे है ना, आप सोचो ना, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस। प्राइवेट में क्या है, वो आदमी जो कभी सरकारी में आईएएस रिजाइन करके कोई आदमी किसी कंपनी का सीईओ बन गया, आईएएस रिजाइन किया और किसी कंपनी का सीईओ है, मेन है, मैनेजिंग डायरेक्टर मान लो, सब कुछ है। क्यों? उसको पता था कि हम इधर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को मिल जाएगा। लेकिन सरकारी में क्या था, हम कितना भी मेहनत करें सैलरी तो हमको, अरे है ना, सुन पा रहे हो? तो सर पहला प्रायोरिटी है, अगर आप टीचर को सैलरी बढ़ा दोगे ना, वही स्टाफ, वही टीचर जो कभी काम नहीं करता था वो काम करने लग जाएगा, गारंटी है। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ नीचे। तो फर्स्ट कुछ बात समझ में आया पहले या नहीं समझ आया? तो केजरीवाल ने कुछ किया नहीं है, बट हाँ जो डिसीजन उसने लिया है वो डिसीजन तो उसी ने लिया है, तो इंपॉर्टेंट डिसीजन तो है। वही स्टाफ टीचर इतने अच्छे से बात कर रहे थे जो कभी नहीं बात। एमएस कॉलेज में चले जाओ या सरकारी कॉलेज में चले जाओ, अरे सीधे मुंह से कोई टीचर शायद ही बात करेगा। सीधे जब बोलोगे सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया कर है, बकलोल बड़ा का ये जो स्टेटमेंट है और हाँ ये वो प्यार से नहीं बोलेगा कि वो सीधा आपको, ये आप ज्यादा परिचित है इस चीज। मैं इस चीज को एहसास तब किया जब 1-2 लोगों के साथ ही मैंने सुना, तब सीधा कह रहा है कि ओ लकीर के फकीर अभी ले कहाँ रहो,
लेट जो था रहा, अरे ये कहाँ था नहीं था उससे क्या मतलब है। ठीक है लेट हो गया, हर किसी का प्रॉब्लम होता है। अच्छा नहीं, कुछ बच्चे कमाल के होते, वो भी बोलते हैं यही तो तरह नहीं हो कुछ वो भी होते हैं ना जो जवाब देते हैं। अच्छे बच्चे हो जाते हैं कि यार कौन जाएगा इससे मुंह लगने, चुपचाप सर्टिफिकेट लो निकलो। कुछ भी तो आते हैं उस टाइप वाले और उस टाइप वाले सीधा बोलते हैं कहाँ थे, बोलेगा शादी करने गए थे अब सब भाई स्टूडेंट भी थोड़े शरीफ होते हैं। आज स्टूडेंट लोग दिखे हैं मोतिहारी में, आज पूरा सब झोटा मतलब सॉरी झोड़ा बाल्टी लोटा सब लेके घूम रहा था। आज इतनी भीड़ महसूस हुई है मुझे कि आने में मुझे टाइम लग गया है। आज काफी भीड़ महसूस हुआ है, क्राउडिंग हुआ है, आज सब भाग गया था, अब सडनली सब एक ही बार दस्तक दिया है, हर 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 करके एकदम पूरा भर दिया है मोतिहारी। लास्ट आइएगा रिमूवल, इसीलिए खत्म करना है यहीं पे। रिमूवल कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन एडवाइस किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस पे गवर्नर हटा सकता है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट का मन किया। अच्छा पहले क्या सब सुन पा रहे हो? जोर से बोला यस और नो। ये आप बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा अभी, ठीक है? तो सुनना अभी। अब सबसे कमाल की बात ये है, प्रेसिडेंट एडवाइस किससे लिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अच्छा अगर आपको लगता है ऐसा कि जब जब चाहे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तब गवर्नर को हटा सकता है, मतलब चाहे हटा तो सकता है वो, लेकिन सर अभी रुक जाओ बताएंगे, नहीं अभी बता रहा हूं मैं, रुक जाओ, अब इसको थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे, ये जरूरी है। जब जब चाहे एक चाहे तो हटा सकता है, लेकिन सर यार अगर किसी को आप अगर कठपुतली भी बनाए हो तो कुछ पावर तो उसको दोगे ना, कम से कम थोड़ा पावर तो होना ही चाहिए। सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा केसेस है, बहुत सारा रीजन है, पहले डिटेलिंग देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला रिमूवल देख लो। पहला है कि सर ये याद रखना, दे रिमेन फॉर 5 years। गवर्नर भी 5 ही साल रह सकता है, ऐसा नहीं कि गवर्नर रखे रह रहा है, तो गवर्नर भी 5 years रह सकता है। नीचे आना, और गवर्नर को हटाने के लिए कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। एडवाइस किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। नीचे आना, गवर्नर इज रिमूव डायरेक्टली बाई ओनली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। वाई गवर्नर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही क्यों रिमूव हो जाता है? उसके पीछे कारण है। फर्स्ट सर अपॉइंट भी तो उसको एग्जीक्यूटिव ने किया था, तो पहला पॉइंट, बिकॉज गवर्नर इज होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट प्लेजर मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब गवर्नर को अपॉइंट ही किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, तो हटाने का भी पावर तो उसी के पास होगा। जरा नीचे आ जाओ। नेक्स्ट, नॉट इम्पीच्ड इशू, बिकॉज सेंटर ने इसी चीज का फायदा उठाकर गवर्नर पे बहुत प्रेशर डालते हैं। एग्जाम्पल, केरला गवर्नर ने, सर सुनो इधर, केरला गवर्नर ने एक बार खाली केरला गवर्नमेंट के फेवर में क्या बोला कि सर केंद्र को बोला कि इन लोगों को थोड़ा ज्यादा फंड दे दीजिए। अब आपको क्या लगता है? इसको लग गया, केंद्र को लग गया कि कुछ ना कुछ इंजेक्शन दिया है इसको, क्या कि गवर्नर तो आंख कान किसका है? सेंटर का है। लेकिन वो अगर किसी राज्य में जाके ये बोल रहा है कि इन लोगों को फंड थोड़ा ज्यादा दे देना चाहिए, तो केंद्र सरकार तो सडनली समझ गई कि ये लग रहा है 60 गांठ इन लोग का चल गया है, सीधा सर हटाने के लिए बोल दिया, बेटा बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन सर सुनना, वो चला गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नर कि कारण बताइए, व्हाट इज द रीजन, रीजन बताइए कि क्यों आप हटाए हैं। इसलिए बिकॉज गवर्नर कभी भी ये जरूर है कि बिना उसके काम कुछ नहीं कर सकता है, बट गवर्नर को ये पूरा हक है जानने का कि हमको हटाया गया है तो कौन से ग्राउंड पे हटाया गया है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ये तो उसके हाथ में होना ही चाहिए ना सर। जब एक नॉर्मल इंसान के हाथ में पावर है कि अगर आप राइट टू फ्रीडम है, आप कहीं भी जा रहे हो, राइट टू फ्रीली मूवमेंट है, कहीं भी जा सकते हो, अगर कोई आपका फ्रीडम रोकेगा तो आप तो डायरेक्ट जाके पूछोगे ना, 2 है 32 और 226, जाके बोलोगे ना सर क्यों मुझे रोका गया, क्यों मुझे बस पे नहीं चढ़ने दिया गया, क्यों भेदभाव किया गया। तो जब आम आदमी को है तो गवर्नर को एकदम से ऐसे कैसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सर अभी और फैसले हुए और विवाद हुआ, तो थोड़ा नीचे और देखो तब आगे समझना। तो पहली बात, गवर्नर रिमूवल गलत भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑन प्लेजर ऑफ सेंटर, जो आपका है सुप्रीम कोर्ट विल इंटरफेयर इन बिटवीन फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब मेरी बात को सोचना कि सर सुप्रीम कोर्ट इस बीच में क्यों आएगा? सेपरेशन ऑफ पावर बोला था, और सेपरेशन ऑफ पावर के अलावा एक और बोला था, रूल 4, चेक्स एंड बैलेंसेज। अब एक केस है उसमें देखो, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कांट रिमूव गवर्नर ओनली बिकॉज आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपकी आइडियोलॉजी गवर्नर से मैच नहीं कर सकती है। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि आप इसलिए नहीं हटा सकते क्या है कि गवर्नर का चेहरा आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपको डाउट हो रहा है कि गवर्नर जो है वो आपके भरोसेमंद नहीं है, सिर्फ इस ग्राउंड पे आप हटा नहीं सकते साहब। भले आप पॉइंट आपने किया है लेकिन फिर आप इसलिए नहीं हटा सकते कि भैया अब हमको तुम पे विश्वास नहीं रहा। ये तो वही लॉजिक हो गया ना कि एक हस्बैंड वाइफ है और उसके बाद हस्बैंड ने क्या बोला, वही 3 तलाक वाला, कि अब तुमको हम पर विश्वास नहीं, अब हमको संदेह हो गया है। तो ये जो है सर, ये संदेह का बेसिस, इस संदेह के बेसिस पर नहीं चलता है। उसके बाद अब ट्रिपल तलाक, अब चप्पल जूता भी चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे नीचे ये कितना रद्दी है ना, मुझे इतना इसलिए आता है, बहुत सारे बेकार की चीजें हैं जो धर्म के आड़ में किया जाता है। दिस इज नॉट द ग्राउंड ऑफ रिमूवल, दैट इज आर्बिट्ररी। पहली बात यह है कि गवर्नर को हटाने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप बोल दिए कि हमको तुम पर भरोसा नहीं है। दूसरा, नेक्स्ट, माना कि गवर्नर वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट गवर्नर इज नॉट द एम्प्लॉय और सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। गवर्नर भले ही ये काम कर रहा है किसके इशारों पे, केंद्र के इशारों पे, लेकिन वो नौकर नहीं है, उसकी अपनी भी एक पोजीशन है गवर्नर। समझ में आ रही बात? और पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं होता, पोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गवर्नर भी है तो उसकी भी एक अपनी क्या है, अपनी भी मर्यादा है, अपनी भी एक इज्जत है। तो सर आप ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सेंटर ऑलवेज थ्रेट करता है गवर्नर को ताकि गवर्नर फेवर करे, दैट इज बायस्ड। इफ रिमूवल ऑफ गवर्नर इज रॉन्ग देन गवर्नर कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड बिकॉज reasons or intention of advice can be questioned, so if reasons are गलत then supreme court can intervene। अगर गवर्नर को हटाया गया है और कोई वैलिड कारण नहीं है तो सर सुप्रीम कोर्ट इसमें आके हस्तक्षेप करेगी और ये बोलेगी कि बेटा इतना ही काफी नहीं है किसी को भी हटाने के लिए। सुन पा रहे हो? देखो, बोला ये जाना आसान है कि सेंटर जब चाहे तब, इतना आसान नहीं होता है। ये बोल देना आसान लग रहा है हमको कि सेंटर जब चाहे तब हटा लेगा, लेकिन एक सेंटर मतलब क्या समझ रहे हो? सेंटर मतलब एक आदमी है क्या? नहीं, वो इतना बड़ा सिस्टम है जिसमें कि आपको फिर राय लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और ये जरूरी थोड़ी, हाँ मैं अब जरूरी थोड़ी है कि सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बार में एक सुर में बोल देगा। अरे एक बिल पास कराने में हालत टाइट हो जाती है। आप सोचो ना, घर में आप अकेले हैं तो 2 आदमी का ठीक से नहीं बनता, बहन बहन का 2 नहीं बन रहा है, वहां पे तो इतना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहां पे सबका कहाँ बन जाएगा? 3 बहन तो आपस में खून कर देंगे। अब वहां पे सर इतने लोग हैं, इतने आइडियोलॉजी, इतने थॉट प्रोसेस, इतनी सहमति, तो वहां पे कहां से इतना जल्दी सहमति बन जाएगा? सुन पा रहे मेरी बात? इसलिए सर बहुत ज्यादा स्ट्रांग वहां पे कंडीशन चाहिए कि अगर आप गवर्नर को हटा रहे हैं तो कुछ वैलिड रीजन दीजिए, ऐसे ही नहीं। नीचे नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कैनॉट बी अप्लाइड विदाउट लिमिटेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कैनॉट अप्लाई विद लिमिटेशन मतलब ये है कि सर कोई भी चीज अगर आप गवर्नर को दे रहे हैं, कोई भी चीज, तो उसमें दिमाग में 2 चीजें रखना है कि गवर्नर को हटाने के लिए आपको कुछ ऐसे लिमिटेशंस रखने पड़ेंगे। मतलब कि इस ग्राउंड पे आप हटा नहीं सकते, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड पे ही हटा सकते हैं। अब जैसे मान लो गवर्नर ने एक ऐसा एडवाइस पास करा दिया, एक ऐसा बिल पास करा दिया जैसे कि हाई कोर्ट के जज के बारे में था। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? हाई कोर्ट के जज के पावर में अगर कुछ चेंज किया जा रहा है, गवर्नर ने नहीं बताया प्रेसिडेंट को, सर वो गलत है। उस ग्राउंड पे इमीडिएट हटा सकता है, इमीडिएट। क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि हाई कोर्ट के जज का पावर अगर कम या ज्यादा किया जा रहा है तो सर वहां पे सर सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आपने नहीं किया तो वहां पे तो फिर उसको बचना सर है ही नहीं। नीचे आ जाओ, ओवरऑल पोजीशन ऑफ द गवर्नर, 2 रोल है। पहली बात, सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, ड्यूअल रोल। पहली बात, सेंटर रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? सर गवर्नर प्रेसिडेंट को अपॉइंट, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहा है किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। मैंने बोला था कि जब 370 पास कराया गया तो क्या हुआ? सीधा सा बात है, क्या किया गया? उन सभी चीफ मिनिस्टर को बंद कर दिया गया, सरकार गिरा दी गई। पावरफुल कौन हो गया? गवर्नर। और गवर्नर आंख और कान किसका है? सेंटर का। बिल पास हो गया धाए से। सेंटर और वहां पे सरकार से अगर सरकार के चक्कर में पास कराती तो कभी नहीं हो पाता। इसलिए सबको पहले नजरबंद किया गया, और जैसे नजरबंद करके वहां पे लगा दिया गया और सीधा कौन पावरफुल हो गया? गवर्नर। गवर्नर से साइन करवा लिया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर ही तो क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सेंटर। और सेंटर ने उसको आराम से मजे से पास करा के निकाल लिया। अब जरा नीचे आ जाओ, शेयर इन्फॉर्मेशन। गवर्नर का क्या काम है? पहले तो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा, इन इमरजेंसी गवर्नर बिकम्स द एजेंट ऑफ द सेंटर। जब इमरजेंसी लगेगा तो सर गवर्नर ही तो सारा रिपोर्ट देगा। क्या आपको लगता है प्रेसिडेंट उस समय चीफ मिनिस्टर से पूछेगा? क्या को पूछेगा? वो सीधा किसको पूछेगा? गवर्नर को। और गवर्नर डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब इधर इधर इमरजेंसी का फायदा क्या है? इमरजेंसी का फायदा किसको हो रहा है? सेंटर को, क्योंकि सेंटर हो गया पावरफुल, राज होगा बेकार। इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी का नाम आते हैं तो लोग इमरजेंसी से जोड़ लेते हैं कि इमरजेंसी बहुत लगा था। सुन पा रहे? अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी बहुत लगा दिया, क्यों लगाया? क्योंकि राज्य के जो चों पों थे
जितने चोचले उन सबको एक ही बार बंद कर दिया। गवर्नर क्या हो गया? पावरफुल। प्रेसिडेंट यहाँ था इनके कब्जे में, बस दनादन इतने सारे नियम पास करा लिए उसमें इमरजेंसी में। तो जब याद रखिएगा, हर गवर्नमेंट ने इसको मिसयूज किया है, एक ने नहीं। हर गवर्नमेंट जब चाहती है कि राज्य कोई ज्यादा बोल रहा है या कुछ हो रहा है, वो सीधा कहता है इमरजेंसी। अब जैसे इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी लाइट नहीं है इमरजेंसी। अब जैसे इमरजेंसी हुआ सडनली उसके बाद क्या हुआ? इधर गवर्नर हो गया पावरफुल, चीफ मिनिस्टर लोग अब कुछ नहीं कर सकते, जहां है वहीं चिल्पो मचाएंगे, बाहर निकल नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हैं, धरना कुछ नहीं। उसके बाद गवर्नर आराम से पास करा लिया, बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट, नीचे इधर राइट साइड में देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ही अपॉइंट्स सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर दिलाएगा। सर गवर्नर इसलिए तो हर राज्य में एक एक बना दिया गया कि चलो जाओ और बेटा उधर शपथ दिलाओ। तो गवर्नर जो है इधर कॉन्स्टिट्यूशनल, इधर दो समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ सेंटर होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ राज्य होगा? स्टेट का होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राज्य का है वो, पर्टिकुलर, वो भी क्या सभी राज्य का कि पर्टिकुलर राज्य का? पर्टिकुलर राज्य का होगा। अब जरा एक स्टेप नीचे आना, रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गैप देखना, गैप। दो चीजें, पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिमिलर लाइक प्रेसिडेंट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड 356 केस। पहला क्या है कि सर अगर सिमिलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से देखोगे तो प्रेसिडेंट की तरह थोड़ा सा सिमिलैरिटी उसमें है, एक्सेप्ट 356 रूल में सिर्फ एक ही आदमी पावरफुल होता है और वो होता है कौन? प्रेसिडेंट। अब जरा 356 रूल को और डिस्क्राइब आगे करेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझना, हाई कोर्ट के पावर में चेंजेस देन गवर्नर विल इन्फॉर्म प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के पावर में कुछ भी चेंज हुआ, गवर्नर कहां सीधा पहुंचेगा? सेंटर के पास। नीचे आ जाओ, 163 क्लॉज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस किया एंड देन एक्ट एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ गवर्नर। 163(1) के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे तो डायरेक्टली गवर्नर को भी एडवाइस कर देगा, उसके बीच में उसको जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट से होके ही गुजरना पड़ेगा। दूसरा 163 क्लॉज 2 कौन सा प्रोविजन या डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा, ये भी डिसाइड गवर्नर ही करेंगे। वेदर समथिंग इज अंडर गवर्नर और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नर इटसेल्फ। मतलब 163(2) के अकॉर्डिंग अगर गवर्नर कुछ प्रोविजंस में चाहता है कि कुछ चीजें मेरे अंदर हो या कुछ चीजें मेरे अंदर ना हो, तो उसमें है हक, लेकिन फिर उसको एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में फिर वहां पर रूल प्रेसिडेंट का बहुत आएगा, क्योंकि बिना उसके आप वहां पे नहीं आ पाएंगे। सुन पा रहे हो कि सो गए? लास्ट बस आ जाओ 133, बस थोड़ा सा बच्चा है, इसके बाद थोड़ा सा बच्चे के बाद 2 पेज और पढ़ाएंगे। 133 एंड दिस कांट बी क्वेश्चन इन कोर्ट बट इफ इंटेंशन इज नॉट गुड देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सीधा बात बोला कि अगर कोई भी एडवाइस आप पास कर रहे हैं, कोई भी बिल पास कर रहे हैं, उसका नियत, और मैंने बोला था कि हर बिल को पास कराने में 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या? डीपीएल और ईवीएल। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, और क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब वो कानून लीगल रूप से पास होना चाहिए और उसका नियत सही होना चाहिए, तब ही कानून कोई पास हो सकता है। नीचे आ जाओ। अब आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मोर डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर देन प्रेसिडेंट। इधर ये क्वेश्चन क्या लगता है आपको कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा विचारशीलता का पावर गवर्नर को दिया कि प्रेसिडेंट को? गवर्नर को ज्यादा है। और दूसरा पॉइंट नीचे आओ, इंक्रीज पावर कंपैरेटिवली देन प्रेसिडेंट। इंक्रीज पावर, सर गवर्नर को पावर जरूर ज्यादा है, किससे? प्रेसिडेंट से, लेकिन वो कुछ मायनों में देखो, ऐसे ओवरऑल मत देखना भैया। ओवरऑल तो आपको ये बेसिक पता है कि नहीं होगा, बट हाँ कुछ मायनों में, जैसे कि बिल का रखना, डिस्क्रिशनरी पावर करना, फिर उसके बाद और भी चीजें अपने हिसाब से लेना, वो सर गवर्नर के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब गवर्नर बड़ा हो गया, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्या कि इलेक्टेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपॉइंटेड। द पावर इज एक्सप्लिसिटली एंड स्पेसिफिकली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट गवर्नर कांट मिसयूज द पावर। गवर्नर कैन ऑल्सो द आइज एंड ईयर ऑफ द सेंटर। गवर्नर अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पावर के बारे में डिस्क्रिप्शन संविधान में खुद किया हुआ है। और मैंने बोला था ना 2, एक सिचुएशनल बोला था और दूसरा क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट पावर प्रेसिडेंट को सिचुएशनल 0 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाला 0 है? कॉन्स्टिट्यूशनल वाला 0 है। संविधान में प्रेसिडेंट के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट खुद से कुछ चाहे तो कर सकता, वो 0 है। लेकिन गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट में पहला है गवर्नर हैज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। तो अभी क्या बोला था? अभी जस्ट वही बात आ गया, गवर्नर के पास संवैधानिक विचारशीलता का पावर है, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट हैज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन। प्रेसिडेंट के पास था क्या? नहीं था। सेकंड पॉइंट, गवर्नर कैनॉट एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन।
गवर्नर कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये नहीं बोलेगा कि बिल जो है दोबारा से लेके आइए, थप्पड़ मारेगा वहीं पे उसको। नीचे आ जाओ। बट प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है। नीचे आ जाओ। नथिंग लाइक दैट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट गवर्नर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस इज बाइंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कभी नहीं लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस होगा वो गवर्नर पे बाइंडिंग ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनो इधर ध्यान से। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर इधर। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, सब लोग सुन लो 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट हो गया, एक पेज और। अच्छा एक बात बताइए, जब संविधान में नहीं लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से बस 2 मिनट, कि अगर कोई भी पावर या कोई भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है तो बाध्यकारी नहीं है गवर्नर पे, फिर भी गवर्नर मानता क्यों है? आप सोच के देखो ना, गवर्नर मानेगा क्यों नहीं सर? उसको अपॉइंट किया गया हुआ है, उसको सर वही वाला कि उसने खुद अपॉइंट किया है, भले ही संविधान में लिखा है कि बाइंडिंग नहीं है। ये वही वाली बात हो गई ना, जैसे कि अगर पापा ने बोला बेटे से कि बेटा ये नहीं है, तो क्या वो बाइंडिंग होता है? क्या नहीं होता है, लेकिन बेटा तो मानता है ना, क्या उसको डर है कि शाम में जाएंगे तो पता नहीं कहीं कुल्हाड़ी ना चल जाए, मेरे पास में अरे कुछ भी हो जाएगा। हालांकि वो बाइंडिंग तो नहीं है ना, जैसे पापा ने बोला कि जाके गेहूं पिसवा के ले आना, तो बाइंडिंग तो था नहीं, आप सोए रह गए, आप सर वीडियो देखते रह गए, तो अब पापा आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाइंडिंग था आप पे, लेकिन अब आपको सडनली जब याद आएगा कि अच्छा गेहूं नहीं क्या पिसायल, तब सर आप इससे बेहतर क्या जानते हो? कुछ पेरेंट तो ऐसे होते हैं ना, बाय गॉड, मतलब सच में वो आदमी के रूप में राक्षस होते हो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दे कैन लाइक, मतलब ऐसे मैंने देखा है सर, दुकान पे पीटना शुरू कर दिया। मार्केट पूरा है दिल्ली में, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। सर दुकान पे गया और राशन खाली नहीं लाया था, बस दुकान पे से पीटते पीटते घर तक ले गया। आप समझ रहे हैं ये क्या है? ये आदमी है, ये क्या है? राक्षस से कम नहीं है। आगे नेक्स्ट देखो, इंडिया में बच्चे भी होते हैं ना, गांव में कहावत नहीं है, गांव में कहावत है, बच्चे भी होते हैं, पिटाने के बाद उनको तभी जाके सुधरते भी है ना वो लोग ऐसे नहीं होता, बोलते हैं ना थुर ऐसे ना मम्मी लोग बोलता है कि साहब ये जब तक पीटेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं है। और टीचर भी यही होता है, पहले भी टीचर जब तक बिना मारते नहीं थे तब तक बच्चे सुधरने का नाम, लेकिन आजकल बच्चे समझदार हो गए हैं। आज पीटो सर एक ही बार, वही पकड़ के सर टीचर को ही मार दिया। आप सोचो, अच्छा कोई टीचर, एक अच्छा टीचर जो है, एक अच्छा सीबीएसई बोर्ड में पहले बहुत पिटाई होती थी, सीबीएसई बोर्ड के टीचर्स बहुत मारते थे। सीबीएसई बोर्ड ने नियम लगा दिया कि कोई भी स्टिक यूज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एक टीचर वैसा क्या है जो सिर्फ मारता हो? यार मुझे ये समझ में, मैं पहले बहुत बचपन से समझ में आता था कि टीचर को फुर्सत कैसे मिलता है कि वो पीट ले। मुझे लगता है कि सर ये 2 घंटा 2.5 घंटे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली पूरा एकदम उसको कॉन्सोलिडेट करके पढ़ाते रहो, उसको फुर्सत कैसे मिल जाता है कि पीट ले? और बच्चा सभी कुछ लोग स्टाइल में जाते हैं, सर जी ये चल रहा है। आज कुछ बच्चा तेज होता है, जैसे टीचर मारेगा ना हाथों आगे कर देगा। और मेरे सीबीएसई स्कूल में मारा जाता था तो वो लड़का उसको डेली पिटाता था, मोहित नाम, तो कहीं सुन रहा होगा तो, बहुत पिटाता था वो। तो क्या करता था, पीछे पर्स डाल लेता था, टीचर उसको पीछे ही मारते थे, घूम जा पीछे। अब पीछे तो क्या करता था, पर्स उसमें सर पूरा कागज रख के फुला लेता था पूरा, और दोनों में पर्स डाल लेता था। जैसी मारे आवाज है बम। अब ये और टीचर को भी लगता था इतना जोर से हम मारे नहीं है, आवाज वो चिल्लाता था, आ सर, इतना जोर से चिल्लाता था, तो उसका लग कुछ नहीं रहा है। अच्छा इधर चिल्ला रहा और पीछे कर रहा है। वो टीचर को बाद में समझ में आया, जब बाद में समझ में आया ना, तो प्रभात सर थे, ईवीएस पढ़ाते थे और बायोलॉजी पढ़ाते थे। बाद में जब समझ आया तो स्टिक से नहीं मारते थे, उसको ऐसे खड़ा करके सर लातों से मारे। उस दिन मुझे समझ आया कि यार टीचर के अंदर भी बहुत सारा राक्षस बन होता है। ये बहुत बेकार बात। मैं उस दिन लगभग सारे क्लास में ना सब चुपचाप थे और आवाज आ रहा था बूम बम डुम पूरा एकदम। हम लोग को लग रहा था उस दिन सच में मोहित मर जाएगा। अच्छा मोहित का भी कमाल देखो, वो नेता का एक बेटा था, वैसे
रिपीट करना, और वो लगभग 2 मिनट तक या मतलब 50 सेकंड तो शांत हो गया, उसका बॉडी वॉडी कुछ वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है। पूरा क्लास है, हम लोग को लगा गया है। अच्छा जस्ट 1 मिनट बाद उठ रहा है ऐसे वो पूरा बाल लहराता हुआ कह रहा है प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं। टीचर बोला चल, मारते मारते फिर प्रिंसिपल के पास ले गए। तो आपको क्या सीखने मिलता है, स्टाइल ज़्यादा नहीं मारा करिए। अब क्लास में तो लड़कियां भी थी ना, उसको अपना इज्जत भी बचाना था। अब सर क्लास में बच्चों को क्या होता है, भाई को चाहिए क्या, इज्जत। अच्छा जैसे ही बोला जाता था सीबीएसई स्कूल में मारने के लिए, तो लड़का सब भी बोलता था सर बाद में मार लीजिएगा। लड़की लोग को चले जाने दीजिए, तब बोले अरे भाई इज्जत तुम्हारा क्या है वो तुमको पता है, लड़की लोग के सामने क्या बनेगा तुम्हारा। चलो आ जाओ। अच्छा कितने लोग लड़की से मार खाए हो, मतलब स्कूल में जनरली होता नहीं है कि कुछ टीचर्स बोलते हैं लड़कियों को कि जाके मारो इसको, होता है सीबीएसई स्कूल में यूजुअली होता है। बिहार बोर्ड में तो सर संपर्क ही नहीं होता है वहां तो। बिहार बोर्ड में क्या, बिहार बोर्ड में तो लड़की को देख ले आ ऐसे होता है। यहाँ लोग का अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, गवर्नमेंट मतलब बिहार गवर्नमेंट का अलग ही कॉन्सेप्ट है। अगर इधर से लड़की आ रही है, लड़का इधर से ऐसे जाएगा सीधा होके, ये जितना ज्यादा स्ट्रेट होता है उतना ही ज्यादा उसके बारे में सोच रहा है। सीबीएसई स्कूल में बात करने के बाद वो लड़का नॉर्मल हो जाता है, क्या हो गया, वो भी तो इंसान ही है, बात कर लिए नॉर्मल हो गया। लेकिन बिहार बोर्ड में वही एजुकेशन बैकग्राउंड से ही ऐसा हो जाता है कि उनका माइंडसेट बन जाता है। यही बच्चे बाद में जाके, क्योंकि ये बात नहीं किए हैं तो इनको हेजिटेशन होने लगता है, फिर लड़कियों से बात नहीं कर पाते, फिर इंटरव्यू में जब जाएंगे वहाँ दिक्कत होगा, कॉलेज में दिक्कत होता है। और सीबीएसई वाले नॉर्मल बात कर लेते हैं यूजुअली, क्योंकि उनको पता चले अरे बात ही तो कर, इसमें क्या बुराई है, बात कर लिए नॉर्मल, वो भी इंसान है। बट थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो जाता है बिहार। अब थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब हर बच्चा भी समझ रहा है। तो पहले तो और ज़्यादा हो जाता था, बात कर लिया तो ऐसे। अच्छा बात करके सडनली आ गया लड़का, तो उसके दोस्त वाले उनका अलग चल रहा है, दोस्त लोग उसको अलग चिढ़ा रहे। अब वो जो अच्छा वो बेचारा नोट्स मांगने गया मान लो, या नोट्स देने गया था, वो पढ़ रहा है तो नोट्स के बहाने बात भी कर लिया। यहाँ पे आगे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जानते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस एज में आप बच्चे होते हैं, मान लो जैसे बच्चा 17-18 साल का हो जाता है कॉलेज में, तो 2 चीज़ें होती हैं। आधा से ज़्यादा ये गार्जियन या गाँव वालों को लगता है इसकी गर्लफ्रेंड या इसका बॉयफ्रेंड जरूर होगा। तो यूजुअली हमारा चूंकि समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बॉयज़ पे ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो आप 17-18 साल के एक ऐसा एज है, 17 से 20-22 तक, जहाँ पे आप नहीं बोलोगे ना हम किसी से बात नहीं करते हैं, तब भी घर वाले गार्जियन क्या बोलेगा, चल झूठा, सही बता कहाँ बात करता है, अरे नहीं बात करते। लेकिन उसको एक एज है जिस एज में लोग ये जानना ही चाहते हैं, वो आप ना कितना भी कोशिश कर लो बताने का, आप नहीं भी होगे तो आपसे जितना भी बोलोगे ना उतना ही और लोग बोलेगा अच्छा साधु बन रही है, समझ में आया, ऐसे बोलेंगे। अच्छा जैसे ही आप बोल दोगे इधर, अच्छा नहीं, जैसे ही बोल दोगे हाँ है, मान लो जैसे बोल दिए हाँ है, तो बोलेगा पढ़ने पे ध्यान दे। इस समय कुछ रखा नहीं है। अब आप कहोगे यार हाँ कहे तब भी ना कहे, अच्छा पापा से कोशिश मत करना बताने का, तो उसके बाद वहाँ अजब किस्म का महाभारत हो जाता है वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ना कि थोड़ा बात नहीं करने का, मैं 2-3 बातें नॉर्मल रहो, नॉर्मल बातें करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बच्चा है जो बोल दिया कि सर नहीं, अब एक बच्चा जिसके 10 बच्चे के ग्रुप में एक बच्चा ऐसा है जिसके दोनों पे लागू है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, बाकी 9 का नहीं है। ये 9 को ना जलन होता रहेगा, ये उसको बैठने नहीं देगा। दिल्ली में आमतौर पे होता है, वो बोलेगा अच्छा तुम तो खूब आजकल घूम रहे हो, ऐसे खूब बोलेगा। अब आके आप जैसे बोल दो हाँ हम घूम तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे घूमने से उनको तकलीफ हो रहा है। अब ये जो 9 लोग हैं ये नॉर्मल हो जाएगा, कहेगा हमको कहाँ तकलीफ हो रहा है, बट एक्चुअली उनको तकलीफ हो रहा होता है। खैर आज ये लास्ट है बस, इसलिए थोड़ा हो गया। अब सबसे पहले क्या गवर्नर, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, 2 क्वेश्चन, क्या गवर्नर, बस हो गया, क्या गवर्नर सिर्फ एजेंट है या इससे अलावा कुछ और भी है? तो पहले देख लो फर्स्ट, नेक्स्ट बिल्कुल। तो पहला है प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर इन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो गवर्नर अपॉइंटमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिफ्लेक्शन दिख जाता है। देखो गवर्नर जब भी कोई रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कोई भी होता है ना अपॉइंट, तो सर ये देख के पता चल जाता है, आप राज्यपाल को देख के अंदाजा लगा लोगे कि ये केंद्र से मिला हुआ है, ऐसा कुछ फीलिंग हो ही जाता है ना चाहते हुए भी, ठीक है। और उसके पीछे कारण बहुत सारा है, क्योंकि गवर्नर भी सोचता है कि यार वही अपॉइंट किया है तो नमक का कर्ज उधार देते हैं ऐसा। तो ये जो चीज़ थोड़ा आ जाता है फीलिंग। और इंडिया में याद रखो जॉब टैलेंट से कम और चापलूसी से ज़्यादा मिलता है।
मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप चापलूसी करो तो बॉस को पसंद है, टैलेंट का जल्दी कदर बहुत कम है। चापलूसी आप करो ना बॉस को, हाँ बॉस ये वो फलना ढिंगाना, तो उससे यहाँ पे है। अच्छा ये बॉस पे भी गलती है। कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं क्या चापलूसी कर रहे हैं, तो अपना काम कर। आपको अब हाँ आपको चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो बस। आप अगर अपना काम करोगे ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। नहीं तो आप कुछ लोग सर खाली बॉस कहने से पहले ये वो फलना ढिंगाना करते हैं, आप देखेंगे और आपको भी लग जाएगा कि ये तो मतलब इसका काम नहीं है। समझ आया? नीचे नेक्स्ट सर, उसके बाद मोस्टली उन्हीं को बनाया जाता है जो कॉमन आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। गवर्नर को उन्हीं को बनाया जाता है जो सर सरकार की बात डायरेक्टली मान ले। आप सीधा सा सोच लो एक बात नॉर्मल कॉमन सेंस से, कि आप भी किसी ऐसे को चाहोगे ना रिप्रेजेंट कराना जो काम का हो। अब जरा दो चीज है कि जो आपकी बात ही नहीं माने उसको आप क्यों बनाना चाहोगे? अब कांग्रेस ने अगर मान लो बना दिया कि सर सचिन पायलट को बोला कि चलिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी किसका है? कांग्रेस का मान लो, और सचिन पायलट ने बात ही नहीं मान रहा है, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया? मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह। तो सर जो भी चीज उन्होंने किया, क्या मनमोहन सिंह रिपोर्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर डिसीजन ले पाएगा? नहीं तो कुछ भी बोलो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पैदा था नागरिकता, कुछ भी बोलो उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पैदा था नागरिकता। तो क्या के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। भी एक ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, भी एक ऐसा जो है उसका किया गया कि सरकार जिसकी बननी थी उसको सीट उतना नहीं था, फिर भी उसको बुला लिया गया सरकार बनाने के लिए, लेकिन बाद में वो बात विथड्रॉल किया गया। अभी गवर्नर का मिसयूज उन जगहों पे कर लिया गया है जहां